डिस्क्लेमर ये उपन्यास एक काल्पनिक कहानी पर आधारित है और ये लेखक की सोच का परिणाम है। इसका कोई भी जाति, धर्म, रीति रिवाज या सामाजिक विश्वास को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी वेब नॉवेल ऑडियो बुक पर। हम आगे सुनने जा रहे हैं एक बेहद रोमांचक कहानी, माई सीक्रेट पीस्ट शॉप सिस्टम। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। एपिसोड 111 व्यापार। लियांग जिंगसी थोड़ी चौंक गई। जी हाँ, मैं इस किंग बीस्ट को आपके किंगयून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस को सौंप रहा हूँ। आप मुझे क्या व्यवस्था दे सकते हैं? नीलामी। लियांग जिंगसी को अचानक पिछली बार हुई सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश की भव्य नीलामी याद आ गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर इस सन मून वुल्फ किंग को, जिसके पास एक विशेष कौशल है, उनके किंगयून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस में बेचा जा सके, तो इससे उन्हें तुरंत प्रसिद्धि मिलेगी और लियुगुआंग शहर में उनके नीलामी घर की मौजूदा असहज स्थिति उलट जाएगी। कुछ ही पलों में उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई, और अंत में उसने खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए लुओ चेन की ओर देखा। दुकानदार लुओ, इस महान पशु के लिए हम कोई कमीशन न लेने और इसे परम खजाने की तरह मानने पर सहमत हो सकते हैं। कैसा रहेगा ये प्रस्ताव? लियांग जिंगसी की हालत पहले से ही लुओ चेन की अपेक्षाओं के अनुरूप थी, लेकिन वह इससे कहीं अधिक चाहता था। इनके अलावा मेरी एक और शर्त है। वो ये है कि शेष 7 दिनों के भीतर आपको मेरे द्वारा निर्दिष्ट नारे का उपयोग करके इस जानवर का प्रचार करना होगा। लियांग जिंगसी को अचानक एक बुरी आशंका हुई। कौन सा नारा? चिन्यांग पेटस्टो ने दुर्लभ राजा श्रेणी के जानवर सन मून वुल्फ किंग को बेचने का जिम्मा किंगयून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस को सौंपा है। निश्चित रूप से लियांग जिंगसी को पता था कि सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोश के साथ अपनाई गई वही रणनीति फिर से सामने आ गई है। वो अब भी किंगयून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस का इस्तेमाल अपने पालतू जानवरों की दुकान का विज्ञापन करने के लिए कर रहा था। हालांकि इस समय लियांग जिंगसी को लगा कि इस शर्त को स्वीकार करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि किंगयून दुर्लभ वस्तु नीलामी घर को सूर्य चंद्रमा भेड़िया राजा जैसे खजाने की तत्काल आवश्यकता थी ताकि इसे उनके नीलामी घर में बेचा जा सके। बिना ज्यादा झिझक के लियांग जिंगसी मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, मैं किंगयून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस की ओर से इस शर्त को स्वीकार करती हूँ। ये बहुत बढ़िया है। सहयोग के लिए धन्यवाद। लियांग जिंगसी ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, सौभाग्य से सहयोग करने में खुशी हो। मिस लियांग, आप काफी देर से चयन कर रही हैं। क्या आपने अपने जानवर चुन लिए हैं? सूर्य चंद्रमा भेड़िया राजा के मामलों पर चर्चा करने के बाद लुओ चेन ने उत्सुकता से लियांग जिंगसी के जानवर चयन के बारे में पूछा। दरअसल लुओ चेन को इस बात की अधिक उम्मीद थी कि वह सभी जानवरों को खरीद लेगी, जिससे उसे दुकान खोलने और उमड़ती भीड़ का सामना करने की परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि यह महज एक विचार था, क्योंकि इस बार वह जिन जानवरों को बेच रहा था उनकी कीमतें काफी अधिक थीं, और उसका मानना था कि लियांग कॉरपोरेशन के पास फिलहाल उन सभी को खरीदने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं थी। दुकानदार लुओ, मैं इन जानवरों को चुनने की योजना बना रहा हूँ। लियांग जिंगसी ने अपनी छोटी नोटबुक लुओ चेन को सौंप दी, जिस पर उन जानवरों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें वह खरीदना चाहती थी। एक आइस डोमेन स्नो लोट्स 3.5 मिलियन स्पिरिट कॉइन। एक सुगंधित लिली ऑफ द वैली 4.2 मिलियन स्पिरिट कॉइन। एक शी गुआंग लिंग गौरैया 1.25 मिलियन स्पिरिट कॉइन। एक गुई फाफू वेंग घास 1.3 मिलियन स्पिरिट कॉइन। एक मियान साइलेट साउंड फिंच 1.4 मिलियन स्पिरिट कॉइन। कुल कीमत 11.65 मिलियन स्पिरिट कॉइन। लुओ चेन द्वारा नोटबुक की सारी सामग्री पढ़ लेने की पुष्टि करने के बाद लियांग जिंगसी ने मुस्कुराते हुए कहा, दुकानदार लुओ, क्या कहते हो, हम इसे पूरा कर लें? मैं तुम्हें 12 मिलियन स्पिरिट कॉइन दूंगा, और तुम मुझे उस गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई पर छूट दे दोगे। इस भंडार में मौजूद जीवों के इस समूह में गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई को सबसे साधारण माना जाता था। इसमें पृथ्वी स्तरीय कौशल नहीं थे, और इसकी योग्यता भी केवल अच्छी गुणवत्ता की थी। शुरू में लुओ चेन ने इस साथी को अपने गुप्त क्षेत्र में एक सजावटी आत्मा के रूप में रखने के बारे में सोचा था, लेकिन इसका व्यक्तित्व थोड़ा खास था, जो विशेष रूप से लड़ाकू प्रकार का था। गुप्त क्षेत्र में रखे जाने पर ये लगातार परेशानी पैदा करता था। हालांकि वर्तमान में ये स्पिरिट रैंक 8 सितारा पर था, लुओ चेन ने इसे केवल 6 लाख स्पिरिट कॉइन में बेचा था, ताकि इसे छूट पर बेचा जा सके।
अब लियांग जिंगसी का सुझाव स्वाभाविक रूप से लुओ चेन को पसंद आया, बशर्ते इस चंचल सुनहरे पंखों वाली हल्की तितली को बेचा जा सके। हालांकि स्वाभाविक रूप से वह अपने चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं दिखा सका। उसने अपना संयम बनाए रखा और सिर हिलाते हुए कहा, आप एक बड़े ग्राहक हैं, इसलिए मैं इसे आपको कम कीमत पर दे रहा हूँ। लियांग जिंगसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। तो धन्यवाद, दुकानदार जी। भविष्य में यदि आपके पास नीलामी के लिए कोई जानवर हो, तो कृपया किंग्यून रेयर गुड्स ऑक्शन हाउस से संपर्क करें। हम न केवल आपको सबसे अनुकूल नीलामी शर्तें देंगे, बल्कि निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करने वाली कीमत भी दिलाएंगे। ठीक है, अगली बार जरूर। हालांकि लियांग जिंगसी को लुओ चेन के शब्द थोड़े अजीब लगे, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और लुओ चेन को फिर से हार्दिक धन्यवाद दिया। लियांग जिंगसी के हार्दिक धन्यवाद को सुनकर लुओ चेन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी नाक रगड़ी। उसने लियांग जिंगसी द्वारा चुने गए जानवरों को सक्रिय रूप से उनके पिंजरों से बाहर निकाला। पिंजरों से बाहर आने के बाद जानवरों को देखकर लियांग जिंगसी ये देखकर कुछ हद तक आश्चर्यचकित रह गई कि पिंजरों में रहने के दौरान की तुलना में उनके आकार में इतना बदलाव आ गया था। इस पिंजरे पर भी अंतरिक्ष से संबंधित जादुई शक्तियां डाली गई थीं। लियांग जिंगसी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये पालतू जानवरों की दुकान कुछ ज्यादा ही अमीर थी। अब उस विशालकाय हाथी के अपेक्षाकृत छोटे आकार के बारे में ऐसा प्रतीत होता था कि वह इसे समझ सकती थी। वह आखिरी अतिरिक्त वस्तु के रूप में एक विशाल हाथी को चुनना भूल गई। शायद उदार दुकानदार लुओ भी इस बात से सहमत हो। लियांग जिंगसी दोपहर के ठीक बाद पहुंची थी, लेकिन जब वह दुकान से निकली तब तक शाम हो चुकी थी। जब लियांग जिंगसी अपने द्वारा खरीदे गए 6 जानवरों के साथ संतुष्ट भाव से चली गई, तो लुओ चेन ने कई खाली पिंजरों को देखा। फिर उसने उसी नस्ल के कई और जानवरों को बाहर निकाला जिन्हें लियांग जिंगसी गुप्त लोक से लाया था, और पिंजरों में खाली जगहों को भर दिया। हालांकि दूसरा सुगंधित लिली ऑफ द वैली या सन मून वुल्फ किंग प्रकट नहीं हुआ। गुप्त क्षेत्र में कुछ थे, लेकिन संख्या में बहुत कम, इसलिए लुओ चेन ने फिलहाल उन्हें बिक्री के लिए बाहर न लाने का फैसला किया। अचानक लुओ चेन ने बगल वाली दुकान पर नजर डाली जो चांग ग्विहेंग ने उसके लिए छोड़ी थी। सच कहूं तो उसने अभी तक ये नहीं सोचा था कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। उन्हें ये भी आश्चर्य हुआ कि क्या अब इस दुकान को भी सिस्टम से बंधे हुए दुकानों में गिना जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि हाल ही में उन्होंने सिस्टम की आवाज बहुत कम सुनी थी। सिस्टम 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 को कॉल कर रहा है। सिस्टम की धीमी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ, कृपया बोलें। सैद्धांतिक रूप से बगल वाली दुकान अब मेरी है, तो क्या इसे भी बंधित दुकानों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? ये प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब दुकान का अगला अपग्रेड हो जाए, सिस्टम ने काफी सहयोग दिखाते हुए समझाया। लुओ चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। अब दुकान का क्षेत्रफल और भी बढ़ाया जा सकता था। स्टार मून सिटी हुआगुओ में वर्तमान में मौजूद 10 ऊपरी शहरों में से एक होने के नाते गरिमा में भव्य और समृद्ध राजधानी की तुलना में यह अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण आभा बिखेरता था। स्टार मून सिटी में बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता शाम को आयोजित की गई थी, क्योंकि ब्रीडर प्रतियोगिता दिन में आयोजित की गई थी। चांग ग्विहेंग की आकृति मायावी दुनिया में प्रकट हुई और उसने अपने निर्धारित युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही उसने मैदान में प्रवेश किया, नीचे से मानो पहले से तय संकेत पर ही जयकारे गूंज उठे। उनमें उनके अपने चांग परिवार के सदस्य भी शामिल थे जिन्हें वह जानते थे, और कुछ ऐसे अजनबी भी थे जिनसे वह बिल्कुल अपरिचित थे, जिनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था मानो वह स्टार मून सिटी में बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हों। वह वाकई प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी प्रसिद्धि राजधानी में थी, न कि स्टार मून सिटी में जहां उसका परिवार रहता था। चांग परिवार ने उनके साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए वास्तव में बहुत प्रयास किए थे। दरअसल उन्हें इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं थी। जब तक वे कोई बड़ी गलती नहीं करते, वह अंततः चांग परिवार की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता, भले ही उनके साथ उसका रिश्ता बहुत घनिष्ठ न हो। आज प्रतियोगिता का 5वां दौर था। स्टार मून सिटी में लाखों प्रतियोगियों की तुलना में प्रतियोगिता अभी शुरू ही हुई थी। पिछले 5 मैचों में उन्होंने केवल एक ही बीस्ट, मूनस्टार स्पिरिट का इस्तेमाल किया था। जब लुओ चेन ने पहली बार इसे उसे दिया था, उसकी तुलना में मूनस्टार स्पिरिट के कौशल और जानकारी में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए थे। जाति मूनस्टार स्पिरिट। रैंक किंग बीस्ट 2 सितारे। प्रकार प्रकाश प्रकार तारकीय चांदनी।
स्थिति आराम से और सहज। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 स्टारलाइट फॉल प्रोफाउंड टियर मून स्टार स्पिरिट लक्ष्य के शरीर में प्रवेश करने के लिए तारों की रोशनी को आमंत्रित करता है, जिससे थोड़े समय में आंतरिक चोटें ठीक हो जाती हैं। 2 स्टारबस्ट अर्थ टियर मून स्टार स्पिरिट लक्ष्य क्षेत्र में तारे के कणों को फेंकता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें विस्फोटित करता है। 3 चंद्रमा निर्देशित तारा प्रारंभ पृथ्वी स्तर चंद्र तारा आत्मा लक्ष्य पर एक तारकीय आशीर्वाद प्रदान करती है, जिससे लक्ष्य को तारा प्रकाश की शक्ति प्राप्त होती है और उनके शरीर में वृद्धि होती है। 4 चंद्रमा आह्वान कला पृथ्वी स्तर मून स्टार स्पिरिट चंद्रमा का आह्वान करता है, जिससे उसे व्यापक लाभ मिलते हैं और वह लक्ष्यों पर हमला करने के लिए चंद्रमा से चांदनी भी छोड़ सकता है। 5 साझा दीप्ति गहन स्तर मून स्टार स्पिरिट दीप्ति को साझा करने के लिए एक लक्ष्य निर्दिष्ट करता है, खपत की गई ऊर्जा को तुरंत पुनः पूर्ति करता है और स्वयं और लक्ष्य पर एक दीप्ति अवस्था लागू करता है, जिससे कौशल और हमले लक्ष्य की आंतरिक ऊर्जा को कम कर सकते हैं। 6 तारकीय क्षेत्र पृथ्वी स्तर चंद्र तारा आत्मा अपने आसपास के क्षेत्र में एक क्षेत्र का आह्वान करती है, जिससे मौसम टिमटिमाते तारों से भरे आकाश में बदल जाता है। तारे अनियमित अंतराल पर आकाश से गिरेंगे और अलग अलग तारों का अलग अलग प्रभाव होगा। ये दुश्मन लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाता है और उन पर नकारात्मक प्रभाव स्तब्धता डालता है, जबकि मित्र लक्ष्यों को उपचार, ऊर्जा पुनर्प्राप्ति और स्थिति में सुधार, गति में वृद्धि, प्रतिक्रिया क्षमता में वृद्धि आदि प्रदान करता है। 7 ताराक धूल पृथ्वी स्तर तारों की खंडित धूल जब धुएं की तरह बिखरती है, तो आसपास की ऊर्जा या तत्वों को अवशोषित कर लेती है, जिससे अन्य लक्ष्यों के लिए बाहरी दुनिया से ऊर्जा की पुनःपूर्ति प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। इस समय मूनस्टार स्पिरिट चांग विहेंग के कंधे पर एक नाजुक छोटी मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी थी। उसका प्रतिद्वंदी उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन उसके साथ मौजूद दोनों जानवर केवल आत्मा जानवर के स्तर पर थे। मैच शुरू होने के बाद मूनस्टार स्पिरिट ने विपरीत दिशा में मौजूद एक व्यक्ति और 2 जानवरों की ओर इशारा किया और उनके सिर के ऊपर से एक तारा गिरा। फिर इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, यह एक धमाके के साथ फट गया, मानो सबसे खूबसूरत आतिशबाजी खेल रही हो। चांग विहिंग ने पूर्ण विजय प्राप्त की। आज उनके सामने जितने भी प्रतिद्वंद्वी आए, वे सभी स्पिरिट बीस्ट स्तर के थे, इसलिए उन्होंने मूल रूप से उन्हें एक ही चाल में हरा दिया। मैच समाप्त होने के बाद उसकी चेतना धीरे धीरे मायावी दुनिया से अलग हो गई। अलगाव की प्रक्रिया के दौरान वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि मायावी दुनिया के सबसे गहरे हिस्से में बाधाओं की परतों के माध्यम से एक निगाह उसे देख रही थी। शायद ये रहस्यमय निगाह तब से मौजूद थी जब उसने पहली बार मैच शुरू किया था। मैच के अंत में ही इस निगाह के मालिक ने उसे अपनी निगरानी का एहसास कराया। भव्य ढंग से सजाए गए विला में बैठे हुए चांग विहिंग अनमने ढंग से सोचने लगे, उस निगाह का मालिक कौन हो सकता है? अंकल कियान, सीनियर अंकल लियू, आंटी हुआ, या फिर उनके पिता के गुरु ग्रैंड मास्टर जूंग। अपना गोल मटोल सा सिर हिलाते हुए भी वह इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने इस बारे में और सोचना बंद कर दिया। ये बहुत संभव था कि यह इन्हीं कुछ लोगों में से एक था जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। विला में बुद्धिमान बटलर की आवाज गूंज उठी। गुरुजी, कोई दरवाजे पर आपसे मिलने आया है। क्या आप बातचीत करना चाहेंगे? चांग विहिंग की आंखों में चिंतन की एक झलक दिखाई दी। इतनी रात हो चुकी थी, भला कौन उसके विला में उससे मिलने आएगा? इसे कनेक्ट करें। चांग विहिंग के सहमत होने के बाद उनके सामने एक आभासी स्क्रीन प्रकट हुई, जिसमें विला के बाहर का वास्तविक समय का दृश्य प्रदर्शित हो रहा था। विला के विशाल प्रवेश द्वार पर कई युवा चेहरे दिखाई दिए, हालांकि उनमें से सबसे छोटा चांग विहिंग से 4 या 5 साल बड़ा होना चाहिए। हालांकि ये लोग कुछ हद तक परिचित लग रहे थे, लेकिन चांग विहिंग केवल बीच में घिरे हुए व्यक्ति का नाम ही जानता था। चांग किंगजुन, यही उसका नाम था। वह स्टार मून सिटी में चांग परिवार के मुखिया का बेटा था। वरिष्ठता के लिहाज से वह उसका चचेरा भाई भी था। बात बस इतनी सी थी कि वह चांग परिवार में बहुत कम ही रहता था और वह उससे बहुत परिचित नहीं था। चचेरी बहन किंगजुन, इतनी रात को क्या कोई बात चल रही है? चांग विहिंग की आवाज दरवाजे पर सुनाई दी, लेकिन वह खुद अभी भी अध्ययन कक्ष में बैठे थे। चांग विहिंग की आवाज सुनकर चांग किंगजुन के आसपास बात कर रहे सभी लोग चुप हो गए। चांग किंगजुन के चेहरे पर भी एक सौहार्दपूर्ण मुस्कान आ गई। छोटे भाई विहिंग, तुम कुछ दिनों से स्टार मून सिटी में वापस आ चुके हो।
मैं, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हें स्टार मून सिटी ठीक से घुमाने का मौका नहीं पा सका हूँ। आज ग्रैंडमास्टर जियांग यू लियुआन पवेलियन में ब्रीडर एक्सचेंज मीटिंग आयोजित करेंगे। मैंने कुछ ऑब्जर्वर स्पॉट बुक किए हैं और मुझे याद है कि बचपन में आपको इन चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। क्या आप आज आकर देखना चाहेंगे? आपको स्टार मून सिटी के और भी दोस्तों से मिलने का मौका मिल सकता है। दोस्त, ये शब्द सुनकर चांग वेहेंग ने इनकार करने की अपनी इच्छा को दबा लिया। उनके जाने से पहले उनके ग्रैंडमास्टर ने कहा था कि उनका व्यक्तित्व बहुत एकांतप्रिय है और उन्हें कुछ दोस्त बनाने की जरूरत है। ठीक है, चचेरे भाई किंगजुन, कृपया एक पल रुकिए। विला के प्रवेश द्वार पर मौजूद कुछ लोग थोड़ी देर और इंतजार करते रहे, फिर चांग वेहिंग विला के दरवाजे पर दिखाई दिए। ये देखकर कि वह सिर्फ एक छोटा सा गोल मटोल व्यक्ति था और उसने उन्हें इतनी देर तक इंतजार कराया था, चांग किंगजुन के पीछे खड़े लोगों में से एक ने शिकायत किए बिना नहीं रह सका। वो कितने विशिष्ट हैं, हम में से इतने सारे लोगों को सिर्फ उन्हीं का इंतजार करवाते हैं। चांग वेहिंग ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनी और थोड़ा हैरान रह गया, सोचने लगा, मैंने तुम्हें मेरे लिए इंतजार करने के लिए नहीं कहा था, और मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। हालांकि, चांग किंगजुन का चेहरा गंभीर हो गया। किंगमू, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये हमारा रिश्तेदार है, हमारा भाई है। ये तो जवानी में कुछ साल विदेश में पढ़ाई करने गया था, और अब जब ये परिवार में लौट आया है, तो ये हमारा खून का रिश्ता है। तुम ऐसे अपमानजनक शब्द कैसे कह सकती हो? किंगमू नाम का युवक शर्म से भर गया, उसने अपना सिर झुकाया और चांग वेहेंग के सामने आया। माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बस इंतजार थोड़ा लंबा हो गया था, और आज मैच हारने से मैं थोड़ा निराश भी हूँ। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा। उनकी माफी बहुत ही सच्ची थी। चांग किंगजुन ने बीच में टोकते हुए कहा, किंगमू अभी छोटा है, उसने जो कहा वह महज अनजाने में हुई एक गलती थी। मुझे उम्मीद है कि छोटा भाई ग्वेहिंग इसे दिल पर नहीं लेगा। एक युवा, अनुभवहीन छोटा भाई और एक स्नेही, विनम्र बड़ा भाई जो पारिवारिक स्नेह बनाए रखता था, ये दोनों व्यक्तित्व चांग ग्वेहिंग के सामने शीघ्र ही स्थापित हो गए। लेकिन अंततः उन्हें बहुत कम जानकारी थी, उन्हें यह नहीं पता था कि इस दुनिया में एक प्रकार का ऐसा राक्षस भी मौजूद है जो लोगों के दिलों को पढ़ सकता है। चांग किंगमू नामक व्यक्ति का संदेह वास्तव में वास्तविक था, लेकिन इसका स्रोत ईर्ष्या थी, ईर्ष्या की वह, जिसकी उत्पत्ति अस्पष्ट है। चांग परिवार के निवास के सबसे केंद्रीय क्षेत्र में एक अलग, विशाल विला में रह सकता है। चांग किंगजुन की फटकार असल में फटकार नहीं थी, बल्कि उसके सामने किया गया एक दिखावा मात्र थी। उसकी सच्ची इच्छा उससे अच्छे संबंध स्थापित करना, उसके पिता के वरिष्ठों के बीच अपना प्रभाव बढ़ाना और चांग परिवार के मुखिया पद के लिए उसकी होड़ को रोकना था। इन छोटी छोटी बातों का शायद उन पर कोई असर न पड़े, लेकिन जब आपको पता चलता है कि उनके हर काम के पीछे कोई न कोई गुप्त मकसद है, तो हमेशा असहज महसूस होता है। जब से उसने थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील का अनुबंध किया था, तब से उसे कई ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा था जो गुप्त इरादों से उसके पास आते थे। उनके मन में उठने वाले सभी छोटे छोटे विचार थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील के माध्यम से उन तक पहुंच जाते थे। इसलिए उन्हें लोगों से मेलजोल रखना ज्यादा पसंद नहीं था। वे ऐसे लोगों से बात करना पसंद करते थे जो उन्हें नहीं जानते थे, केवल हितों के टकराव न होने पर ही वे बिना किसी छिपे इरादे के बात करते थे। शायद यही कारण था कि अब वो कुछ एकांतप्रिय प्रतीत होने लगे थे। उसे अचानक चांग परिवार में लौटकर प्रतियोगिता में भाग लेने के फैसले पर पछतावा हुआ। शायद अपने पिता के नक्शे कदम पर चलना ही मूलतः एक गलत निर्णय था। चांग परिवार अब पहले जैसा चांग परिवार नहीं रहा, और वह अब वह चांग किग्युआन नहीं रहा, वो पशुपालक जिसके पास कभी कुछ भी नहीं था। वह अपने पिता की विरासत से लाभान्वित हो रहा था, जो पहले से ही कई बीस्ट मास्टर्स से काफी आगे थी। चांग वेहेंग ने अपने सामने खड़े चांग किंगजुन को स्पष्ट दृष्टि से देखा और एक दूर की मुस्कान को जबरदस्ती प्रकट किया। चचेरे भाई किंगजुन, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं आज नहीं आ पाऊंगा। चलो किसी और दिन मिलते हैं। बोलने के बाद उन्होंने माफी मांगने के लिए थोड़ा झुककर अभिवादन किया, फिर मुड़कर विला में वापस चले गए। चांग किंगजुन का चेहरा सख्त हो गया। दरवाजे पर चांग ग्वेहेंग को जाते हुए देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है, चचेरे भाई ग्वेहेंग, आप पहले अपने बाकी काम निपटा लीजिए। अगली बार मैं, आपका चचेरा भाई, आपको सर पर ले जाऊंगा। विला का दरवाजा बंद होने के बाद
चांग किंगजुन ने चांग किंगमू को गुस्से से घूरा। हालांकि उसने चांग ग्वेहेंग के विला के दरवाजे के सामने कोई और हरकत नहीं की। कौन जानता था कि चांग ग्वेहेंग अभी भी विला के सामने की ओर ध्यान दे रहा था या नहीं। उनके चचेरे भाई ने अभी अभी जो अच्छी छवि बनाई थी, उसे अभी भी बनाए रखने की जरूरत थी। फिर वह बाकी लोगों को यहाँ से ले गया और विला का सामने का हिस्सा अपनी शांत स्थिति में लौटाया। विला के अंदर वापस आकर चांग ग्वेहेंग ने निराशा का कोई संकेत नहीं दिखाया। आखिरकार बचपन से ही उसके साथ ऐसी चीजें कई बार हो चुकी थीं। उनकी भावनाओं को प्रभावित करना पहले से ही मुश्किल था। उसके बगल में एक साथ थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील और मूनस्टार स्पिरिट प्रकट हुए। हालांकि वे किसी बीस्ट मास्टर के ब्रेसलेट से नहीं निकले, क्योंकि जो बीस्ट मास्टर किंग रैंक तक पहुंचते हैं, उनके शरीर के भीतर ही एक बीस्ट स्पेस खुल जाता है। ये स्थान विशेष रूप से जानवरों को रखने के लिए उपयोग किया जाता है और जानवरों के विकास के लिए भी बहुत उपयुक्त है। इसलिए व्यक्तित्व संबंधी कारणों को छोड़कर अधिकांश जानवर अपने जानवर स्वामी के जानवर स्थान में रहना पसंद करते हैं। रेस थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील। रैंक किंग बीस्ट 5 स्टार। प्रकार समय नियति। राज्य शांत। योग्यता अद्वितीय। कौशल 1। नियति का एक कोना पृथ्वी स्तर मौजूदा समय रेखाओं के विश्लेषण के माध्यम से भविष्य के एक संभावित कोने की झलक मिलती है। 2। त्वरित उम्र बढ़ना पृथ्वी स्तर लक्ष्य पर समय को तेज करता है, जिससे उसके जीवन काल में काफी कमी आती है। 3। भाग्य पृथ्वी स्तर भाग्य का साथ, दुर्भाग्य का नापसंद। 4। अतीत का पुनः प्रकट होना गहन स्तर थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील एक निश्चित अवधि के भीतर लक्षित क्षेत्र में घटित घटनाओं को पुनः प्रकट कर सकता है। 5। समय की ढाल पृथ्वी स्तर थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील समय की शक्ति का उपयोग करके एक ढाल बनाता है, जो लक्ष्य पर होने वाले नुकसान को वितरित करता है और इसे समय के विभिन्न बिंदुओं तक फैलाता है ताकि इसे संयुक्त रूप से सहन किया जा सके। 6। भूतकाल स्व पृथ्वी स्तर थाउजेंड लेक फॉर्चून व्हील युद्ध में सहायता के लिए पिछले समय के नोड से भूतकाल स्व को बुलाता है। 7। गुणन गहन स्तर शरीर के आकार को कई गुना बढ़ा देता है या घटा देता है। 8। हजार झीलें स्वर्ग स्तर हजार प्रकार के आशीर्वाद। हजार झील भाग्य चक्र लक्ष्य को आशीर्वाद प्रदान करता है, जिससे उसे स्थायी रूप से निम्नलिखित सकारात्मक संवर्धनों में से एक प्राप्त होता है, जिनमें शारीरिक सुधार, ऊर्जा वृद्धि, योग्यता वृद्धि, समझ में वृद्धि, वंश वृद्धि, कौशल प्रभाव उन्नयन आदि शामिल हैं। मानव पंचांग नवयुग पंचांग 552 5 अगस्त। क्विंग्यू गुप्त क्षेत्र। लुओ चेन आध्यात्मिक झरने के किनारे बैठे हुए अपने सामने बैठे दोनों छोटे बच्चों को देख रहे थे और हल्की हंसी के साथ पूछा, तुम दोनों में से पहले कौन जाना चाहता है? लिटिल डॉट और लिटिल फरबॉल ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों थोड़ा पीछे हट गए। उनके भावों से समर्पण की इच्छा झलक रही थी। ये पहली बार था जब लुओ चेन ने दोनों छोटे बच्चों को इतना तालमेल बिठाते हुए देखा था, और वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। लेकिन ये ठीक नहीं था कि दोनों में से कोई भी पहले जाने की इच्छा न रखे। क्यों न हम नाम पुकारने का खेल खेलें? दोनों छोटे बच्चों की सहमति का इंतजार किए बिना लुओ चेन ने उनके बीच उंगली से इशारा करते हुए कहा, ईनी मीनी मिनी मो, आज मैं जिसकी ओर इशारा करूंगा वही सबसे पहले विकसित होगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द विकसित होना कहा, लुओ चेन का हाथ ठीक लिटिल फरबॉल पर जा गिरा। लुओ चेन लिटिल फरबॉल के पास गई और उसकी पीठ पर मौजूद मुलायम फर को सहलाते हुए बोली, पहले तुम्हारी बारी है फरबॉल। फिर लुओ चेन ने लिटिल डॉट की ओर देखा, जो किसी समय उसके पीछे तैरती हुई आई थी और उसके कंधे के ऊपर से झांक रही थी, चुपके से लिटिल फरबॉल पर हंस रही थी। और तुम लिटिल फरबॉल के पीछे पड़े हो। सच कहें तो लिटिल फरबॉल का विकास के प्रति थोड़ा प्रतिरोध करना समझ में आता था। आखिरकार उसकी पिछली विकास प्रक्रिया बिल्कुल भी सुखद नहीं थी। लेकिन क्लाउड वेल लिटिल डॉट भी अनिच्छुक क्यों थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वो विकास का अर्थ पूरी तरह से नहीं समझती थी और चाहती थी कि लिटिल फरबॉल उसके लिए आगे जाकर खोजबीन करे? लुओ चेन को लिटिल फरबॉल के विकास के लिए आवश्यक सामग्री याद आए और उसने उन्हें एक एक करके अपने रिस्टबैंड से बाहर निकाला। तीसरे दर्जे की आध्यात्मिक वस्तुएं, स्पिरिट टेल ग्रास और हार्मनी फ्लावर, और एक ऊर्जा पत्थर का टुकड़ा जिसमें विभिन्न एकल प्रकार के तत्व मौजूद हैं। इन 10 ऊर्जा पत्थरों की कीमत ही लुओ चेन को 150 अंक चुकानी पड़ी, जिससे अब उसके पास केवल 50 अंक ही बचे हैं। स्पिरिट टेल ग्रास देखने में कुत्ते की पूंछ या भेड़िए की पूंछ जैसी लगती थी।
हालांकि हार्मनी फ्लावर केवल 5 अलग अलग रंगों की पंखुड़ियों के साथ, बिना किसी अन्य शाखा या पत्तियों के, सादगी से खिला। स्पिरिट टेल ग्रास और हार्मनी फ्लावर को एक साथ तरल रूप में परिष्कृत किया गया, जिसे लिटिल फरबॉल ने पूरी तरह से पी लिया। फिर विभिन्न गुणों वाले 10 ऊर्जा पत्थरों को उसके शरीर के चारों ओर एक वृत्त में व्यवस्थित किया गया। इसके तुरंत बाद लुओ चेन की मानसिक शक्ति ने इन पत्थरों से ऊर्जा को निर्देशित किया, जिससे वे महीन धागों में परिवर्तित हो गए और लिटिल फरबॉल के शरीर में प्रवाहित होने लगे। विभिन्न ऊर्जा पत्थरों ने अलग अलग रंगों के धागे बनाए और लिटिल फरबॉल के चारों ओर 10 पूरी तरह से अलग अलग रंग भर गए। प्रकाश लिटिल फरबॉल के मुलायम सफेद फर पर पड़ा, जिससे वह इंद्रधनुषी रंगों से जगमगा उठा। लुओ चेन के लिए लिटिल फरबॉल की विकास प्रक्रिया बोन ब्लेड टाइगर किंग की तुलना में कहीं अधिक कठिन थी, जो पिछली बार सिटी लॉर्ड के मेंशन में विकसित हुआ था। उन्हें न केवल 9 अलग अलग ऊर्जाओं के संतुलन को नियंत्रित करना था, बल्कि इन ऊर्जाओं को निर्धारित मार्गों पर संचालित करने के लिए निर्देशित भी करना था। ये प्रक्रिया लगभग आधे घंटे तक चली, और अब विभिन्न रंगों के ऊर्जा धागों ने एक रंगीन पूंछ का रूप ले लिया था, जो प्रकाश और छाया के रूप में लिटिल फरबॉल की पूंछ से जुड़ गई थी। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, लिटिल फरबॉल की तीसरी पूंछ धीरे धीरे ठोस होती गई, और ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वह लिटिल फरबॉल की पूंछ के आधार पर एक वास्तविक पूंछ बन गई हो। जाति: 3 पूंछ वाला बिल्ली राजा। रैंक: राजा जानवर। एक सितारा प्रकार: मानसिक प्रकार, तात्विक प्रकार। अवस्था: जिज्ञासु। योग्यता: परिपूर्ण कौशल 1। आत्मा: झिल्ली गहन। रैंक 2। उत्तरजीविता के लिए पूंछ विच्छेदन। पृथ्वी। रैंक 3। मानसिक पूंछ। पृथ्वी। रैंक 3 पूंछ वाले बिल्ली राजा की पूंछों में से एक। इस पूंछ में शुद्ध मानसिक शक्ति होती है, जो बाहरी दुनिया में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त मानसिक शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम है, और लक्ष्य की मानसिक दुनिया में प्रवेश करके मानसिक हमले कर सकती है। 4। मायावी पूंछ। पृथ्वी। रैंक 3 पूंछ वाले बिल्ली राजा की पूंछों में से एक। ये पूंछ लक्ष्य में हस्तक्षेप करने के लिए बाहरी दुनिया में भ्रम उत्पन्न कर सकती है। 5। तात्विक पूंछ। पृथ्वी। रैंक 3 पूंछ वाले बिल्ली राजा की पूंछों में से एक। ये पूंछ तात्विक शक्ति का हेरफेर कर सकती है और इस पूंछ के माध्यम से तात्विक विशेषता कौशल का प्रयोग कर सकती है। 6। चपलता। पीली श्रेणी। 7। आत्मा विस्फोट। गहन श्रेणी। 8। 9। आत्मा शरीर। पृथ्वी श्रेणी। इस कौशल का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब मौलिक पूंछ मौजूद हो। 3 पूंछ वाला बिल्ली राजा किसी एक या अधिक मौलिक गुणों की ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में व्याप्त कर सकता है, जिससे वह शुद्ध मौलिक अवस्था में प्रवेश कर सकता है, और इस प्रकार उस गुण के कौशल के उन्नत संस्करणों का प्रयोग कर सकता है। इस कौशल का उपयोग करते समय अन्य 2 पूंछों के कौशल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। लिटिल फरबॉल की जिज्ञासु निगाहों के नीचे इसकी विकास प्रक्रिया पूरी हो गई। उसने अपनी 2 पूंछों के बीच उगी हुई चमकीले रंग की पूंछ की ओर पीछे मुड़कर देखा। वह दौड़कर लुओ चेन के पास गया, उसके घुटने को खुजलाया और उसे देखने का इशारा किया। लुओ चेन मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, मैं समझ गया। हमारा नन्हा सा रोएंदार जीव कमाल का है। इसने एक साथ 2 कौशल हासिल कर लिए। यह एलिमेंटल टेल बहुत शक्तिशाली दिखती है। ये सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं था, इसे पृथ्वी पर शीर्ष श्रेणी के हथियारों में गिना जा सकता था। आखिरकार अपनी इस एक पूंछ की बदौलत ही लिटिल फरबॉल एक साथ सभी मौलिक गुणों को नियंत्रित कर सकता था। ये व्यावहारिक रूप से एक सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। 10 मौलिक गुण: प्रकाश, अंधकार, विद्युत, वायु, धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, बर्फ। लिटिल फरबॉल की विकास प्रक्रिया में लुओ चेन की मानसिक शक्ति का बहुत अधिक उपभोग हो गया, इसलिए वह लिटिल डॉट द क्लाउड वेल के विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले केवल कुछ समय के लिए ही आराम कर सका। हालांकि लिटिल फरबॉल के किंग बीस्ट में विकसित होने पर प्रतिक्रिया तुरंत मिल गई। लुओ चेन के शरीर में ऊर्जा का एक भरपूर प्रवाह प्रवाहित हुआ, और उसकी आंखों में दुनिया में कुछ विशेष परिवर्तन होता हुआ प्रतीत हुआ। उसी समय उसके मानसिक जगत में एक रहस्यमय स्थान खुल गया। लुओ चेन की चेतना ने उसमें प्रवेश किया और उसे खाली और निर्जन पाया। हालांकि उसे एक अस्पष्ट सी अनुभूति थी कि यदि वह चाहे तो किसी भी समय मानसिक शक्ति का उपयोग करके इसके भीतर चीजें बना सकता है। अगले ही पल छोटा सा रोएंदार गोला अचानक इस जगह पर प्रकट हो गया। वह उत्सुकता से इधर उधर देखने लगा, फिर स्वतंत्र रूप से दौड़ने लगा, या यूं कहें कि इस जगह पर तैरने और बहने लगा, क्योंकि यहाँ कोई ठोस जमीन नहीं थी।
लुओ चेन ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, जो उसकी रैंक में उन्नति के बाद अभी अभी पुनः प्राप्त हुई थी, ताकि इस विशेष पशु संरक्षण स्थान में लिटिल फरबॉल के लिए एक उपयुक्त घर बनाया जा सके। फिर लुओ चेन की इच्छा के अनुसार अंतरिक्ष का वातावरण तेजी से बदल गया। पैरों के नीचे जमीन बन गई, जो बिल्लियों के दौड़ने के लिए उपयुक्त हरी घास से ढकी हुई थी। फिर तेज धूप से ये 2000 वर्ग मीटर का स्थान भर गया। लेकिन अगले ही पल लुओ चेन के सिर में तेज दर्द हुआ, और जो मानसिक शक्ति अभी अभी वापस आई थी, वह पूरी तरह से फिर से खत्म हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि पशुओं को वश में करने के लिए एक स्थान की व्यवस्था करना वास्तव में मानसिक शक्ति पर काफी जोर डालता था। दोपहर के भोजन के बाद लगभग 3 बजे लुओ चेन ने आखिरकार महसूस किया कि उसकी मानसिक शक्ति पूरी तरह से बहाल हो गई है। किंग्यू गुप्त क्षेत्र में लौटकर लिटिल डॉट ने भी उत्सुकता से लुओ चेन को देखा। ये पिछले आधे दिन से अपनी खुद की विकास प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था। इसे वास्तव में लिटिल फरबॉल की नई उगी रंगीन पूंछ से ईर्ष्या हो रही थी। वह भी ऐसा ही कुछ चाहती थी। फिलहाल लिटिल डॉट नामक क्लाउड वेल को अभी भी भोलापन से लगता था कि उसके विकास में एक सुंदर पूंछ का बढ़ना या उसकी त्वचा का इंद्रधनुषी रंगों में बदलना भी शामिल होगा। लिटिल डॉट के मन में उठ रहे विचारों को अस्पष्ट रूप से भांपते हुए लुओ चेन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए उसे कुछ भी नहीं समझाया। आखिरकार आंतरिक प्रतिरोध वाले क्लाउड वेल के बच्चे की तुलना में सहयोग करने वाले क्लाउड वेल के बच्चे का विकास करना हमेशा आसान होता था। लुओ चेन ने धीरे से बच्चे के सिर पर थपथपाया, फिर उसने पहले से तैयार की गई सामग्री निकाली। तीसरे स्तर की स्पिरिट आइटम सी स्पिरिट पल, कांगहाई ब्राइट जेड और रिफ्ट फेदर थीं। जब उस नन्हे बच्चे ने गोल आकार का समुद्री आत्मा मोती और गहरे नीले रंग की रोशनी उत्सर्जित करने वाला कांगहाई चमकीला जेड देखा, तो उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक उठीं। जब अंततः लंबे रिफ्ट फेदर को बाहर निकाला गया, तो नन्हे बच्चे ने लुओ चेन को हैरानी से देखा, मानो वह पूछ रहा हो कि केवल एक ही क्यों है। क्या इसके शरीर से जोड़ने के लिए बहुत सारे अंग नहीं होने चाहिए? उस नन्हे बच्चे के अजीब विचारों को भांपते हुए लुओ चेन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। एक ही काफी है, तुम्हें पंख उगाने की जरूरत नहीं है। विकास पथ, क्लाउड वेल स्विफ्ट स्विमिंग क्लाउड वेल। क्लाउड वेल उल्टती हुई समुद्री क्लाउड वेल। लुओ चेन ने अपने हाथ में सी स्पिरिट पल को पकड़ रखा था, और जैसे ही उसमें ऊर्जा प्रवाहित हुई, उसके भीतर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। गहरा नीला रंग समुद्र की गहराइयों का रंग था। कांगहाई ब्राइट जेड को पीसकर रेत बना दिया गया, जो प्रकाश के चमकीले कणों में परिवर्तित हो गया और क्लाउड वेल के चारों ओर घूमता और तैरता रहा, मानो एक शाश्वत तारों की धूल उसे घेरे हुए हो। रिफ्ट फेदर पर मौजूद छोटे छोटे मुलायम पंख भी एक एक करके झड़ते गए और फिर क्लाउड वेल के शरीर से चिपक गए, ठीक वैसे ही जैसे कांगहाई ब्राइट जेड की रेत चिपकती है। समुद्री आत्मा का मोती प्रकाश के एक शुद्ध गोले में परिवर्तित हो गया, जो लुओ चेन के हाथ से निकलकर उस नन्हे बच्चे के शरीर में प्रवाहित हो गया। विकास की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। समय बीतने के साथ साथ उस नन्हे बच्चे का शरीर धीरे धीरे बड़ा होता गया। इसकी लंबाई, जो मूल रूप से कुछ सेंटीमीटर ही थी, अब लगभग 3 मीटर हो गई थी। प्रकाश छंटने के बाद इसकी गहरी नीली त्वचा धीरे धीरे दिखाई देने लगी, जिस पर लहरों के बहते हुए पैटर्न बने हुए थे जो समुद्र का प्रतीक थे। उस नन्हे जीव ने अपनी आंखों के सामने लुओ चेन को सिकुड़ते हुए देखा, और उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उसका अपना शरीर बड़ा हो रहा है। फिर अपनी मासूम आंखों को चौड़ा करके उसने थोड़ी उलझन के साथ लुओ चेन की ओर देखा। नन्ही बच्ची, तुम बड़ी और मजबूत हो गई हो। रेस, ओवरटर्निंग सी क्लाउड वेल। रैंक, किंग बीस्ट 1 स्टार। प्रकार, पवन प्रकार, जल प्रकार, अंतरिक्ष प्रकार। योग्यता, उत्तम। कौशल, 1, क्लाउड मिस्ट राइज प्रोफाउंड रैंक। 2, बादलों में बारिश गहन श्रेणी। 3, अंतरिक्ष शटल पृथ्वी स्तर। 4, गेल ब्लेड अर्थ रैंक। 5, ग्रेट वाटर बॉल प्रोफाउंड रैंक। 6, कोलोसस अत्यंत उच्च श्रेणी। 7, नीला समुद्री क्षेत्र पृथ्वी स्तर उल्टती हुई समुद्री बादल वेल अपने चारों ओर एक मायावी समुद्री क्षेत्र का निर्माण करती है। समय बीतने के साथ साथ यह मायावी समुद्री क्षेत्र धीरे धीरे वास्तविक दुनिया पर आक्रमण कर सकता है। 8, असीमित वृद्धि पृथ्वी रैंक ओवरटर्निंग सी क्लाउड वेल अपनी प्रजाति के शरीर के आकार की ऊपरी सीमा को तोड़ देती है, और बिना किसी सीमा के अपने शरीर के आकार को बढ़ाने में सक्षम है।
9. व्यक्तिगत स्थान पृथ्वी स्तर ओवरटनिंग सी क्लाउड वेल के पास एक स्थिर व्यक्तिगत स्थान होता है जो जीवित प्राणियों को धारण करने में सक्षम है। ओवरटनिंग सी क्लाउड वेल के बढ़ने के साथ साथ यह स्थान धीरे धीरे विस्तारित हो सकता है। 10. उलटफेर करने वाला समुद्री तूफान पृथ्वी स्तर उलटफेर करने वाली समुद्री बादल वेल पूरे समुद्री क्षेत्र को उलट देती है। नीले समुद्री क्षेत्र के भीतर सभी लक्ष्य स्थानों को जबरन बदल दिया जाएगा। विकास पथ अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। इस बार उस नन्हे जीव के विकास ने लिटिल फ्लफबॉल के विकास से भी कहीं अधिक बड़े बदलाव लाए। 4 नए कौशल तो जोड़े ही गए, साथ ही वे सभी पृथ्वी रैंक के थे। कौशल हालांकि इसके स्वरूप में आए बदलाव ने अब भी उसे अलगाव की एक मजबूत भावना का एहसास कराया, क्योंकि पहले तो यह एक नन्हा सा जीव था जिसे वह अपनी बाहों में उठा सकता था, लेकिन अब यह एक छोटा सा विशालकाय जीव बन गया था जिसके नीचे वह लेट सकता था। इसके अलावा असीमित विकास कौशल इसे एक विशालकाय जीव बनने की राह पर और भी आगे धकेल रहा था। शायद भविष्य में एक ही लैंडिंग से यह अपने शरीर से पूरे शहर को ढक सके। लुओ चेन ने एक खास दृश्य के बारे में सोचा और उसे थोड़ी सी उत्सुकता भी महसूस हुई। हालांकि उस नन्हे बच्चे की जिज्ञासु निगाहों के बीच लुओ चेन तुरंत वास्तविकता में लौट आया। छोटे बच्चे, मुझे तुम्हारी व्यक्तिगत स्थान कौशल देखने दो। उस नन्हे बच्चे ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। फिर अचानक लुओ चेन के सामने एक दरार खुल गई, जो किसी स्थानिक दरार जैसी थी। उस दरार के अंदर कोई रोशनी नहीं थी, वो एक अंधकार में शून्य था जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लुओ चेन ने उसमें कुछ चमकीले प्रकाश के पत्थर फेंक दिए। इस बार वह थोड़ा और स्पष्ट देख सका। प्रकाश के पत्थर अंतरिक्ष में चुपचाप तैर रहे थे और अपने चारों ओर के खालीपन को रोशन कर रहे थे। उसने अपनी मानसिक शक्ति का विस्तार किया और लुओ चेन ने निष्कर्ष निकाला कि वह स्थान 3000 घन मीटर होना चाहिए। यह न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा, लेकिन चेन्यांग पेट स्टो के गोदाम में मौजूद सभी सामानों को रखने के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। जांच करने के बाद लुओ चेन इस विकास के परिणामों से काफी संतुष्ट थे। लिटिल फ्लफबॉल की एलिमेंटल टेल कई चीजें कर सकती थी और विभिन्न मौलिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकती थी, जिससे ये भविष्य में उसके लिए एक प्राथमिक युद्धक बीस्ट मास्टर बन जाती। वह छोटा बच्चा कई भूमिकाएं निभा सकता था, नियंत्रण, भीड़ नियंत्रण और भाग निकलना आदि। बूम! मानसिक क्षेत्र में एक कंपन उत्पन्न हुई और उस नन्हे बच्चे का विशेष पशु स्वामी क्षेत्र भी खुल गया। लुओ चेन ने अपने मन से दोनों बीस्ट मास्टर स्पेस का अवलोकन किया और पाया कि यद्यपि वे मानसिक जगत में एक दूसरे के निकट थे, लेकिन वे आपस में जुड़े हुए नहीं थे। हालांकि अवलोकन करते समय लुओ चेन को अचानक यह एहसास हुआ कि वह इन दो बीस्ट मास्टर स्पेस को मिलाकर एक और भी बड़ा स्पेस बना सकता है। उन्होंने इस विचार पर अमल किया। उनके अनुसार दोनों बच्चों को साथ रहना चाहिए और उनके बीच अच्छा रिश्ता विकसित होना चाहिए। लुओ चेन के नियंत्रण में दो आसन बीस्ट मास्टर स्थानों को अलग करने वाली झिल्ली धीरे धीरे गायब हो गई और स्थानों के विलय के बाद वे बड़े हो गए। लुओ चेन काफी थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने आंखें खोली और देखा कि दोनों छोटे बच्चे एक दूसरे का पीछा करते हुए खेल रहे हैं। उसने सीधे उन्हें मानसिक जगत में स्थित पशु स्वामी क्षेत्र में भेज दिया। उन्होंने पहले उन्हें अपने नए घर में अभ्यस्त होने दिया। चेन्यांग पेट स्टोर, प्रिय नए और पुराने ग्राहकों, स्टोर मैनेजर के अथक, मेहनती और निरंतर प्रयासों के बाद, जिन्होंने इसे विकसित करने में अपना दिमाग खपा दिया। नए बीस्ट मास्टर्स अब स्टोर में उपलब्ध हैं। आइए और देखिए कि क्या आपको कोई बीस्ट मास्टर पसंद आता है। क्या आप राजसी और सुरक्षित स्टारलाइट स्टोन स्पिरिट को पसंद करते हैं, या फिर ओल्ड 6 का विकल्प गुइफा फूविंग ग्रास, जो कोने में दुबका हुआ है और चुपके से दूसरों को कोस रहा है, या फिर शायद अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विशालकाय हाथी, जो सामान ढोने के लिए एकदम सही है, श्रमिकों का पसंदीदा साथी। इसके अलावा शी गुआंग लिंग गौरैया भी है, जो प्रेम और प्रकाश का प्रतीक मानी जाती है। और अगर बाकी सब तरीके नाकाम हो जाएं, तो हमारे पास मियान साइलेट साउंड फिंच है, जो दुश्मनों को आपसे भी ज्यादा शांत बना देती है, और थाउजेंड आइड बटरफ्लाई है, जो लक्ष्यों को लगातार भ्रमों के चक्र में उलझाए रखती है। मात्रा सीमित है, इसलिए जरूरतमंद ग्राहकों को जल्द से जल्द आकर इन्हें खरीद लेना चाहिए। नोट: बीस्ट मास्टर की यह सेल इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर स्थित चेन्यांग पेट स्टोर में होगी। इच्छुक ग्राहक वहां आकर अपनी पसंद की वस्तु चुन सकते हैं।
1 महीने से अधिक समय के बाद चेन्यांग पेट स्टोर के आधिकारिक खाते पर नई सामग्री पोस्ट की गई। हालांकि इस घोषणा से पहले लुओ चेन ने इल्यूजन वर्ल्ड में चेन्यांग पेट स्टोर का नवीनीकरण किया था। उन्होंने 10 लाख से अधिक स्पिरिट कॉइन खर्च किए और अब इल्यूजन वर्ल्ड में चेन्यांग पेट स्टोर 2000 वर्ग मीटर का एक विशाल परिसर है और भी मेहमानों को ठहराने के लिए पर्याप्त जगह है। लुओ चेन ने उन बीस्ट मास्टर्स की जानकारी को भी स्कैन किया जिन्हें वह इल्यूजन वर्ल्ड में चेन्यांग पेट स्टोर में बेचने का इरादा रखता था, ताकि उन्हें पिंजरों में उनका संकुचित आकार नहीं बल्कि उनका मूल आकार दिखाई दे। इतना ही नहीं, बिक्री विधि को भी एक विशेष नीलामी प्रारूप में सुधार दिया गया। लुओ चेन ने प्रत्येक बीस्ट मास्टर के लिए न्यूनतम विक्रय मूल्य दर्ज किया और फिर प्रवेश करने वाला प्रत्येक ग्राहक मूल मूल्य से अधिक बोली लगा सकता था। 3 दिनों की बिक्री अवधि के भीतर बीस्ट मास्टर को सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ग्राहक द्वारा खरीदा जाएगा। ये बिक्री विधि स्पष्ट रूप से पहले आओ पहले पाओ वाली पद्धति से बेहतर थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वास्तव में इच्छुक ग्राहक भी समय पर न पहुंचने के कारण अपने मनचाहे बीस्ट मास्टर से वंचित न रह जाएं। इस तरह बेचे गए बीस्ट मास्टर्स को भी उनके बीस्ट मास्टर्स द्वारा संजो कर रखा जाना चाहिए। आखिरकार उन्होंने उनके लिए भारी कीमत चुकाई है। चेन्यांग पेट स्टोर से यह खबर भेजी जा चुकी थी और किंग्यांग शहर के हर अनुयायी को इसकी खबर मिल गई थी। चेन्यांग पेट स्टोर को ये सूचना प्राप्त हुई। झांग झिंग नेदर सिस्टम के एक उत्साही प्रशंसक हैं। बीस्ट मास्टर के वेई यानशिंग, जिनका करियर चेन्यांग पेट स्टोर की बदौलत शुरू हुआ। लियुगुआंग शहर में किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी का आयोजन कर रहे लियांग जिंगसी। यहाँ तक कि स्टार मून सिटी में दूर स्थित चांग ग्विहिंग भी तुरंत मायावी दुनिया में प्रवेश कर गया, ये जानने के लिए कि इस बार लुओ चेन ने किस दुर्लभ पशु स्वामी को विकसित किया है। हालांकि इस बार शायद वह उन सभी को नहीं खरीद पाएगा। वित्तीय शक्ति होने के बावजूद लुओ चेन ने इस बार उच्चतम बोली लगाने वाले को जीतने की नीति लागू की। वह केवल किंग्यांग शहर में होम डिलीवरी या सेल्फ पिकअप की सुविधा भी प्रदान करता था। इसके अलावा उसी खाते के तहत कोई व्यक्ति केवल 3 बीस्ट मास्टर्स पर ही बोली लगा सकता था। हालांकि कालाबाजारी करने वालों या कुछ खास तरह के बीस्ट मास्टर अधिग्रहण व्यापारियों जैसी चीजों को पूरी तरह से रोका नहीं जा सका। पैसा कमाने और सिस्टम के कार्यों को पूरा करने के अलावा लुओ चेन वास्तव में यह उम्मीद करता था कि उसके द्वारा अपने हाथों से विकसित किए गए ये बीस्ट मास्टर्स एक अच्छा घर पा सके या अपना वास्तविक मूल्य समझ सकें और किसी धनी परिवार में महज सजावटी संग्रह या शोध विषय बनकर न रह जाएं। इसके अलावा मायावी दुनिया में स्थित चेन्यांग पेट स्टोर का एक और फायदा था, उसे किसी सेवा कर्मचारी की आवश्यकता नहीं थी। मायावी दुनिया में मौजूद एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सभी सेवा संबंधी समस्याओं को संभाल सकती थी। आखिरकार मायावी दुनिया वास्तविक नहीं थी, इसलिए सुरक्षा संबंधी कोई चिंता नहीं थी। चेन्यांग पेट स्टोर के खुलने की घोषणा 6 अगस्त की शाम को जारी की गई थी। 7 अगस्त को सुबह 8 बजे के बाद इल्यूजन वर्ल्ड में स्थित चेन्यांग पेट स्टोर ने अजनबियों को प्रवेश करने की अनुमति दी। प्रवेश की अनुमति मिलते ही दुकान में बड़ी संख्या में ग्राहक आ पहुंचे। कुछ ग्राहक बाहर सड़क से मुख्य दरवाजे से अंदर आए, जबकि अन्य सीधे अन्य स्थानों से स्टोर में टेलीपोर्ट हो गए। जल्द ही स्टोर के अंदर लोगों की संख्या उसकी क्षमता तक पहुंच गई। सौभाग्य से इल्यूजन वर्ल्ड के स्टोर मैनेजर ने तुरंत भीड़ को दूसरी दिशा में मोड़ने का फैसला किया। इसके बाद आने वाले ग्राहकों को चेन्यांग पेट स्टोर के क्लोन स्टोरों की ओर मोड़ दिया गया। ये सभी ग्राहकों को अलग अलग सर्वरों में वितरित करने के बराबर था, जिससे अधिक संख्या में ग्राहकों को सेवा प्रदान करना संभव हो गया। इसलिए हालांकि अब स्टोर में कई ग्राहक थे, फिर भी यह एक उचित अधिकतम संख्या थी और वहां ज्यादा भीड़ भाड़ महसूस नहीं हो रही थी। इससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव प्राप्त हुआ। सुबह सुबह चांग ग्विहिंग भी अपने उस दोस्त की दुकान में दाखिल हुआ, जो दूर की ग्यांग शहर में रहता है। दूसरों से बचते हुए चांग ग्विहिंग ने कई ऐसी आध्यात्मिक क्षमताओं की खोज की जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। सभी स्पिरिट एफिनिटीज को देखने के बाद ग्विहिंग के हाथों में खुजली होने लगी। अगर वह उनमें से एक खरीदना चाहता तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अचानक महसूस हुआ कि लुओ चेन का वह नियम, जो प्रत्येक पशु स्वामी को अधिकतम 3 आत्मा संबंधों पर बोली लगाने तक सीमित करता है, विशेष रूप से उसे ही निशाना बना रहा है। लुओ चेन, जो इल्यूजन वर्ल्ड में चेन्यांग पेट स्टोर की दूसरी मंजिल पर 20 से अधिक क्लोन स्टोरों से वास्तविक समय की छवियां देख रहा था, तभी बटलर सहायक ने उसे याद दिलाया।
आपके मित्र चांग ग्विहिंग ने एक नया संदेश भेजा है। कृपया इसे देखें। लुओ चेन ने अपनी संपर्क सूची वाला पैनल खोला, फिर चांग ग्विहिंग के अवतार पर क्लिक किया। वह थोड़ा हैरान था कि चांग ग्विहिंग ने अचानक उसे संदेश क्यों भेजा। चांग ग्विहिंग, ए चेन, आपके मित्र होने के नाते, क्या मुझे स्पिरिट एफिनिटीज खरीदते समय कुछ छूट नहीं मिलनी चाहिए? उदाहरण के लिए, क्या मैं 2 और पर बोली लगा सकता हूँ? लुओ चेन ने उसका संदेश देखा और उसे हंसी और झुंझलाहट दोनों महसूस हुई। तो ये बात थी। चेन लुओ, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बुलाता हूँ, चलिए आमने सामने बात करते हैं। फिर लुओ चेन ने चांग ग्विहिंग को निमंत्रण भेजा, जिसमें उसे चेन्यांग पेट स्टोर में आने के लिए कहा गया था, जहां कोई अन्य ग्राहक नहीं थे। लुओ चेन पहली मंजिल के लाउंज में गई और बैठ गई। कुछ ही देर में दुकान की पहली मंजिल पर उस मोटे आदमी की जानी पहचानी आकृति दिखाई दी। बहुत दिनों बाद मिले, आओ और बैठो। लुओ चेन ने चांग ग्विहिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बैठने के लिए कहा। वह उत्साहित क्यों नहीं होता? ये गोल मटोल आदमी न केवल पहले उसका सबसे बड़ा ग्राहक था, बल्कि उसने उसे एक संपत्ति भी उपहार में दी थी। लुओ चेन ने उसे मित्र मानकर सम्मान देने का फैसला किया। सिस्टम, क्या तुम उसे दोस्त की तरह मान रहे हो? तुम उसके पैसों के लालच में हो, और इस बात के भी कि वह तुम्हारी आध्यात्मिक शक्तियों को खरीद सकता है, जिससे तुम अपने कार्यों को पूरा कर सको। तुम घृणित हो। लुओ चेन ने एक तरफा रूप से सिस्टम को ब्लॉक करने का विकल्प चुना। जब चांग ग्विहिंग पहुंचे, तो उनके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। ए चेन, मैं आपकी सभी स्पिरिट एफिनिटीज पर बोली नहीं लगाऊंगा। कैसा रहेगा अगर मैं हर तरह की एक एक खरीद लूं? ऐसा लग रहा था कि चांग ग्विहिंग अभी भी उन स्पिरिट एफिनिटीज के बारे में सोच रहा था जिन्हें उसने अभी तक नहीं देखा था। उसके पहले शब्द थे लुओ चेन से विशेष व्यवहार पाने की कोशिश करना, ताकि उसे कुछ और खरीदने की अनुमति मिल सके। दुकान के नियमों को बदलना स्वाभाविक रूप से असंभव था। हालांकि चांग ग्विहिंग की पहचान रहस्यमय थी और वह धनी था, फिर भी दुकान में बिक्री की कोई कमी नहीं थी। किंगयांग शहर में कुछ ही लोग किंग बीस्ट खरीद सकते थे, लेकिन कई लोग स्पिरिट बीस्ट खरीद सकते थे, खासकर चेन्यांग पेट स्टोर से मिलने वाले उच्च श्रेणी के दुर्लभ स्पिरिट एफिनिटीज। चांग ग्विहिंग की निराश आंखों के सामने लुओ चेन ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। नियमों को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन दुकान मालिक के दोस्त होने के नाते आपको इल्यूजन वर्ल्ड में उस दुकान से खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आप मेरे चैनल के माध्यम से खरीद सकते हैं, जिससे स्टोर में स्पिरिट एफिनिटीज के लिए स्लॉट इस्तेमाल नहीं होंगे। कैसा रहेगा? लुओ चेन की बातों को समझते हुए चांग ग्विहिंग का चेहरा खिल उठा, उदासी से खिल उठा। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद ए चेन। हम इस बार मुझे बिक्री के लिए उपलब्ध सभी स्पिरिट एफिनिटीज में से प्रत्येक का एक एक आइटम दे दीजिए, और मैं उन्हें उस अंतिम कीमत पर खरीदूंगा जिस पर वे स्पिरिट एफिनिटी स्टोर में बेची जाती हैं। लुओ चेन, जो ये कहने ही वाला था कि उन्हें मूल कीमत पर खरीदना ठीक रहेगा, उसने चुपचाप अपने शब्दों को निगल लिया। अगर कोई अमीर व्यक्ति अधिक भुगतान करने को तैयार है, तो एक गरीब व्यक्ति को उदार नहीं होना चाहिए। आखिरकार, जो पैसा वे अपने हाथों से गंवा रहे हैं, वो उनकी एक साल की कमाई से भी अधिक हो सकता है। इसके अलावा, स्पिरिट एफिनिटीज को विकसित करने के लिए उसे जिन सामग्रियों को खरीदने की आवश्यकता थी, उनकी लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सामग्रियों की व्यापक विविधता के साथ, किंग्यू सीक्रेट रियल्म अब लगभग सुगंधित आत्मा संबंध वाले खरगोशों के पालन पोषण के लिए एक समर्पित स्थान बन गया था। ठीक है, ठीक है, तो मैं आपके लिए हर स्पिरिट एफिनिटी में से एक चुन लूंगा। लेकिन आप अभी स्टार मून सिटी में हैं, आप इन स्पिरिट एफिनिटी को कैसे लेंगे? मैं स्पष्ट कर दूं, मैं होम डिलीवरी नहीं करता। चिंता मत करो, ए चेन, मैं किसी को उन्हें लेने के लिए भेज दूंगा। तुम बस स्पिरिट एफिनिटीज उसे सौंप दो। ये सुनकर कि कोई उन्हें लेने आएगा, लुओ चेन ने राहत की सांस ली। हालांकि इससे स्टोन स्पिरिट सीक्रेट दायरे में विकसित हो रही स्पिरिट एफिनिटी की संख्या में काफी कमी आ जाएगी। ऐसा लग रहा था कि उसे एक और बैच विकसित करने के लिए समय निकालना होगा। हाल ही में प्रतियोगिता कैसी चल रही है? स्पिरिट एफिनिटीज पर चर्चा करने के बाद लुओ चेन ने अनौपचारिक रूप से चांग ग्विहिंग की प्रतियोगिता के बारे में पूछा। कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस बात की पूरी संभावना है कि मैं राजधानी में होने वाले 10 शहरों के फाइनल में पहुंच जाऊंगा। आपका क्या कहना है, ए चेन? मैंने लियुगुआंग शहर और मध्य शहर में प्रतियोगिता में भाग लिया है,
लेकिन मुझे अन्य शहरों में ब्रीडर्स की ताकत के बारे में पक्का पता नहीं है, इसलिए मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है। मैं बस एक एक कदम करके आगे बढ़ सकता हूँ। कोई समस्या नहीं है, चांग गुइहिंग ने अचानक आत्मविश्वास से कहा। चीन के ब्रीडर की प्रतिभा राजधानी जैसे बड़े शहर में भी अद्वितीय है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो पदोन्नति में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उस गंभीर और मोटे आदमी को देखकर लुओ चेन को अचानक अजीब सा लगा, इसलिए वह दिल खोलकर हंस पड़ा। तो मैं आपकी शुभवाणी को स्वीकार करता हूँ। मैं इससे पहले कभी राजधानी नहीं गया हूँ, और अगर मुझे एक बार जाने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। चांग गुइहिंग को कुछ याद आया, उसने अपने हाथ में एक किताब प्रकट की और उसे लुओ चेन को सौंप दिया। यह एक मानसिक साधना विधि है जो मेरे गुरु ने मुझे एक बार सिखाई थी। आपको यह उपयोगी लगेगी। चांग गुइहिंग के गंभीर भाव को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मानसिक साधना की यह विधि भी उनकी नजरों में एक बहुत ही मूल्यवान वस्तु थी। ब्रह्मांडीय मानसिक साधना विधि। किताब के कवर पर लिखे नाम को देखकर लुओ चेन दंग रह गया। नाम काफी प्रभावशाली लग रहा था। उसने पन्ने खोलकर विषय वस्तु देखी, और अचानक पुस्तक सूचनाओं की एक धारा में परिवर्तित हो गई जो लुओ चेन पर टूट पड़ी। उस क्षण लुओ चेन की मानसिक शक्ति अचानक अनंत हो गई। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरे ब्रह्मांड के तारे उसके चारों ओर धूल और प्रकाश के कणों में बदल गए हैं, और उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, मानो वह ब्रह्मांड का एकमात्र केंद्र हो। उस क्षण उनका आध्यात्मिक शरीर एक ऐसी सत्ता बन गया जो स्वर्ग और पृथ्वी से परे तक फैली हुई थी। एक ही विचार से वे तारामंडलों की धाराओं को उलट पुलट कर नष्ट कर सकते थे, या फिर सब कुछ पुनर्जीवित कर सकते थे। उस असीम विशालता और असीमता ने उसे अपने भीतर डूबने से रोक नहीं पाया। जागो! अचानक एक युवक की आवाज उसके कान में गूंजी, जैसे सुबह की घंटी और शाम का ढोल, इतनी तेज कि कान बहरे हो गए। लुओ चेन की चेतना सब कुछ नियंत्रित करने की उस अवस्था से बाहर निकल गई, और फिर उसने खुद को ब्रह्मांड में सबसे साधारण तारे के रूप में देखा, जो आसपास के तारों के प्रकाश और शून्य में मुक्त रूप से तैरती ऊर्जा को लगन से अवशोषित कर रहा था, और धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह तारा लुओ चेन की मानसिक चेतना थी। यह विशाल और असीम ब्रह्मांड कहाँ विद्यमान था? क्या ये पृथ्वी तारे के बाहर स्थित था? और वह पुरुष की आवाज किसकी थी जिसने उसे जगाया? इसका कारण समझ न पाने के कारण लुओ चेन ने इस संदेह को अस्थायी रूप से एक तरफ रख दिया। अभी अभी लुओ चेन ने तथाकथित ब्रह्मांडीय मानसिक साधना विधि सीख ली थी, और लुओ चेन को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि यह मानसिक साधना विधि पहले इस्तेमाल की गई आत्मा को मजबूत करने की विधि से कहीं बेहतर थी। मानसिक शक्ति में निरंतर वृद्धि की इस प्रक्रिया के दौरान लुओ चेन को अचानक याद आया कि वह मोटा आदमी अभी भी उसकी दुकान में मौजूद प्रतीत होता है। वह तुरंत ही उस साधना अवस्था से बाहर आ गया, उसकी चेतना वापस दुकान की ओर लौट आई, लेकिन उसने पाया कि वह मोटा आदमी पहले ही जा चुका था। हालांकि उन्होंने उसके लिए एक संदेश जरूर छोड़ा था। चांग गुइहिंग, कृपया इस मानसिक साधना विधि का प्रचार न करें। मैं आपसे विनती करता हूँ। ये देखकर कि संदेश 1 घंटे पहले भेजा गया था, लुओ चेन ने तुरंत उसके संदेश का जवाब दिया। चेन लुओ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं साधना विधि का खुलासा बिल्कुल नहीं करूंगा। महज 1 घंटे की साधना में ही लुओ चेन को महसूस हुआ कि उसकी मानसिक शक्ति राजा रैंक के तीसरे या चौथे सितारा पशु स्वामी के स्तर तक पहुंच गई है। इस साधना पद्धति की भयावहता स्पष्ट थी। उसे उस मोटे आदमी का एहसान कैसे चुकाना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि अब से वह अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को मुफ्त में विकसित करे? जैसे ही झांग झेंग चेन्यांग पेट स्टोर में दाखिल हुआ, उसने पूरी जगह का जायजा लिया, फिर जल्दी से उन अन्य स्पिरिट बीस्ट्स पर नजर डाली जिनकी लोग चापलूसी कर रहे थे। वह तभी रुका जब उसने गहरे नीले रंग की गुई फा फूवेंग घास देखी, जिसकी शाखाओं और पत्तियों पर रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे। यहाँ 3 गुई फा फूवेंग घास के पौधे अगल बगल प्रदर्शित किए गए थे। पहले पौधे में केवल अच्छी योग्यता थी और वह स्पिरिट बीस्ट 2 स्टार स्टेट में था, जिसकी कीमत 850,000 स्पिरिट कॉइन थी। बाद वाले दोनों में उत्कृष्ट योग्यता थी, लेकिन बीच वाला स्पिरिट बीस्ट 5 स्टार स्तर पर था, जबकि दूसरा स्पिरिट बीस्ट 3 स्टार रैंक पर था। पहले वाले की कीमत 1450,000 स्पिरिट कॉइन थी, और दूसरे वाले की कीमत 1300,000 स्पिरिट कॉइन थी। अपनी निजी बचत को देखते हुए झांग झिंग को तुरंत एहसास हुआ कि वह उनमें से एक को भी नहीं खरीद सकता, तीनों को खरीदना तो दूर की बात है।
एक पल में ही उसने तीनों को खरीदने का फैसला छोड़ दिया और अपना लक्ष्य ठीक बीच वाले पर निर्धारित कर लिया, जिसकी कीमत 1450,000 रखी गई। उन्हें 3 दिन की बोली लगाकर खरीदारी करने का ये तरीका बिल्कुल नापसंद था, क्योंकि वे दुकान खुलने के ठीक उसी समय अंदर गए थे। यदि यह पिछली खरीद विधि के अनुसार होता, तो वह निश्चित रूप से इस गुई फाफूवेन घास को घर ले जा पाता। लेकिन अब भी उसे 3 कष्टदायक दिन सहने थे, बस यही उम्मीद करते हुए कि इस गुई फाफूवेन घास में दूसरों की रुचि कम हो जाएगी। हालांकि थोड़ा सोचने पर पता चला कि यह असंभव था, क्योंकि श्राप कौशल वाले आत्मा जीव भी बहुत दुर्लभ थे और निश्चित रूप से कई लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। अब उसे बस यही उम्मीद थी कि कीमत बहुत ज्यादा ना हो और वह इन तीनों में से एक को खरीदने में कामयाब हो सके। लेकिन चीजें उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुई। उनके द्वारा बोली लगाने के बाद तीनों गुई फाफू वेन ग्रास पिंजरों के सामने की कीमतें तेजी से बदलने लगीं। 1470,000 स्पिरिट कॉइन, 1500,000 स्पिरिट कॉइन। क्या इतना हास्यास्पद होना जरूरी है? ये तो बस एक स्पिरिट बीस्ट है। क्या बेहतर नहीं होगा कि इस पैसे को बचाकर और जमा करके एक किंग बीस्ट खरीदा जाए? अपनी निजी बचत पर एक नज़र डालते हुए झांग झिंग ने महसूस किया कि बाहरी मदद लेना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने जल्दबाजी में इल्यूजन वर्ल्ड से लॉग ऑफ कर दिया। बोली लगाने में कोई जल्दबाजी नहीं थी। बोली लगाने के लिए अभी भी 3 दिन बाकी थे, और फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात पैसा जुटाना था। झांग परिवार के मुखिया के रूप में उनके पिता की निजी बचत से उन्हें अपने दूसरे आध्यात्मिक जानवर के रूप में सेवा करने के लिए गुई फाफू वेन घास में से एक को खरीदने में मदद मिलनी चाहिए। डॉट 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 वेई यानशेंग भी दुकान में दाखिल हुआ। उसने मायावी दुनिया में स्थित चेन्यांग पेटस्टो को देखा। उसकी आंखों में पुरानी यादों के भाव उमड़ आए। उन्होंने याद किया कि जब वे पहली बार चेन्यांग पेटस्टो गए थे, तो उनका इरादा केवल अपनी किस्मत आजमाने का था। उस दिन किसे पता था कि वह न केवल एक रहस्यमय आध्यात्मिक घास खरीदेगा जो किंग्युन दुर्लभ वस्तु नीलामी के लिए पूरी तरह से एक वस्तु के रूप में काम कर सकती है, लेकिन बाद में दुकान के मालिक ने उसे नीलामी की एक वस्तु भी सौंपी, जो सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाला खरगोश था, जिसने समापन के रूप में काम किया और अंतिम राजा जानवर को पूरी तरह से ओवरशैडोड कर दिया। और इसने लियुगुआंग शहर के 3 प्रमुख परिवारों से कड़ी प्रतिस्पर्धा को आकर्षित किया। इसी घटना के बाद लियांग कॉर्पोरेशन में उनकी स्थिति में लगातार सुधार हुआ। अब उनका तबादला लियुगुआंग शहर में कर दिया गया था, जहां वे लियांग जिंगसी के अधीन काम कर रहे थे। हालांकि सुगंधित आत्मा से जुड़ाव वाले खरगोश के बारे में सोचते हुए उन्हें भयंकर जानवर 7 सितारा सुगंधित खरगोश की भी याद आ गई, जो घर पर उनकी बेटी के साथ रहता था। हालांकि कई लोग पहले से ही अनुमान लगा सकते थे कि सुगंधित आत्मा एफिनिटी खरगोश सुगंधित खरगोश से विकसित हुआ है। ये कैसे विकसित हुआ, किन सामग्रियों की आवश्यकता थी, और सबसे कठिन हिस्सा सुगंधित खरगोश को भयंकर जानवर 9 सितारा स्तर तक कैसे विकसित किया जाए, अन्य प्रजनकों को वास्तव में इसका कोई अंदाजा नहीं था। क्योंकि लुओ चेन ने उन स्पिरिट बीस्ट्स के लिए पेटेंट के लिए आवेदन नहीं किया था जो सार्वजनिक रूप से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। वेई यानशेंग ने पुरानी यादों को ताज़ा करने के बाद इन स्पिरिट बीस्ट्स की ऊंची कीमतों को देखा और धीरे से आह भरी। हालांकि उनका मौजूदा वेतन काफी अधिक था, वह अब भी लाखों स्पिरिट कॉइन्स में बिकने वाले इन स्पिरिट बीस्ट्स को खरीदने का खर्च नहीं उठा सकता था, इसलिए वह केवल अपना समर्थन ही दिखा सकता था। डॉट 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 अधिकारी लियू चेंगयू अपनी पोती लियू किंगयू के साथ मायावी दुनिया में प्रवेश कर गए, क्योंकि उन्होंने उससे लंबे समय से वादा किया था कि वो उसके दूसरे आध्यात्मिक जानवर का सावधानीपूर्वक चयन करेंगे। हालांकि वह एक ब्रीडर था, लेकिन उसकी प्रतिभा सीमित थी और उसने किसी भी शक्तिशाली या विशिष्ट स्पिरिट बीस्ट का विकास नहीं किया था। एल्डर झुआंग द्वारा स्पिरिट बीस्ट्स के कई विकास पथों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करने के बाद ही उनके ब्रीडर रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। कुछ समय पहले ही यह स्टेलर 4 स्टार ब्रीडर के पद पर पहुंच गई है। चिन्यांग पेट स्टोर आखिरकार कियांग शहर की युवा पशु प्रशिक्षक प्रतियोगिता के विजेता द्वारा खोला गया था, और वह लुओ चेन के प्रजनक मूल्यांकन के लिए पर्यवेक्षक भी थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लुओ चेन का ब्रीडर स्तर पहले ही उनके अपने स्तर से आगे निकल चुका होगा। दुकान में पहले कभी न देखे गए विभिन्न आध्यात्मिक जीवों को देखकर अधिकारी लियू चेंगयू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उन्होंने अपने बगल में उत्सुकता से देख रही लियू किंगयू से धीरे से कहा,
ध्यान से देखें और पता लगाएं कि आपको कुछ पसंद आता है या नहीं। यहाँ मौजूद स्पिरिट बीस्ट्स के विभिन्न गुण बहुत अच्छे हैं, इनमें से कोई भी बाहर मिलने वाले स्पिरिट बीस्ट से कहीं बेहतर है। लियू किंग्यू शी गुआंग लिंग गौरैया के पिंजरे के पास गई और कुछ आश्चर्य के साथ बोली, क्या ये वही शी गुआंग लिंग गौरैया नहीं है जिसे केवल क्यानियाओ शहर का यू परिवार ही विकसित कर सकता है? लियू किंग्यू को संभवतः सुंदर पक्षी प्रकार के आध्यात्मिक प्राणियों में रुचि थी। जब से पूरे हुआ राष्ट्र में सूचनाओं का आदान प्रदान शुरू हुआ, तब से उसने हुआ राष्ट्र के कई प्रसिद्ध पक्षी प्रकार के आध्यात्मिक प्राणियों के बारे में जानकारी जुटाई थी। स्पष्टतः शी गुआंग लिंग गौरैया उनमें से सबसे प्रसिद्ध पक्षियों में से एक थी। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कियानियाओ शहर के यू परिवार के लिए विशिष्ट मानी जाने वाली शी गुआंग लिंग गौरैया एक दिन उनके कियांग शहर में भी पाई जाएगी। जाति शी गुआंग लिंग गौरैया। रैंक स्पिरिट बीस्ट 6 स्टार। प्रकार प्रकाश प्रकार सूर्य का प्रकाश। स्थिति आरामदेह और इत्मीनान से। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 शी गुआंग गहन श्रेणी। शी गुआंग को आशा की किरण के रूप में भी जाना जाता है, जो भोर में फूटने वाली प्रकाश की पहली किरण है। ये लक्ष्य पर मौजूद कुछ नकारात्मक अवस्थाओं, चक्कर आना, कमजोरी आदि को दूर कर सकता है। 2 सुबह का सूरज गहन श्रेणी। उगता हुआ सूरज। शी गुआंग लिंग गौरैया स्वयं नवोदित सूर्य के प्रकाश का अनुकरण करती है, अपने आसपास के वातावरण को रोशन करती है, छाया कौशल पर गहरा नियंत्रण रखती है और कुछ प्रकाश प्रकारों को बढ़ाती है। कौशल 3 हल्का पंख। पृथ्वी स्तरीय प्रकाश प्रकार की ऊर्जा से संघनित हल्के पंख। पूरी तरह से मुक्त होने पर वे लक्ष्य क्षेत्र में गिरने वाले पंखों के बड़े बड़े गुच्छे बना सकते हैं, जो लगातार लक्ष्य पर हमला करते हैं। 4 पुनरुत्थान का प्रकाश गहन श्रेणी। इस प्रकाश से घिरे लक्ष्य अपने शरीर पर लगी बाहरी चोटों से उबर सकते हैं। 5 प्रकाश की आत्मा। पृथ्वी श्रेणी। शी गुआंग लिंग गौरैया अपनी ऊर्जा का उपभोग करके प्रकाश की आत्मा का निर्माण करती है और लक्ष्य पर तब तक हमला करती है जब तक कि प्रकाश की आत्मा की ऊर्जा समाप्त न हो जाए। हालांकि लियू किंग्यू जानती थी कि शी गुआंग लिंग गौरैया कियानियाओ शहर के यू परिवार का एक आध्यात्मिक जानवर है, लेकिन वह शी गुआंग लिंग गौरैया के बारे में विस्तृत जानकारी से वास्तव में बहुत स्पष्ट नहीं थी। अब जब उसने जांच की, तो यह वाकई अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा। इस प्रकार का स्पिरिट बीस्ट वास्तव में आक्रामक भूमिका की ओर अधिक झुकाव रखता है, जिसमें कुछ हद तक सहायक क्षमता भी होती है। ये कुछ नकारात्मक अवस्थाओं को समाप्त कर सकता है, और पृथ्वी स्तरीय दोनों कौशल बहुत शक्तिशाली आक्रामक कौशल प्रतीत होते हैं। दुर्भाग्यवश लियू किंग्यू को यह नहीं पता था कि यह शी गुआंग लिंग गौरैया कियानियाओ शहर के यू परिवार द्वारा बेची जाने वाली गौरैयों की तुलना में कहीं अधिक उत्कृष्ट थी। आखिरकार हर शी गुआंग लिंग गौरैया में 2 पृथ्वी स्तरीय कौशल नहीं हो सकते। दादाजी, मुझे ये शी गुआंग लिंग गौरैया चाहिए। लियू किंग्यू ने अधिकारी लियू चेंग्यू की आस्तीन खींची और उन्हें, जो 1000 आंखों वाली तितली को देख रहे थे, संकेत दिया कि वे अपनी नजर शी गुआंग लिंग गौरैया की ओर मोड़ें। ठीक है, मेरी प्यारी पोती, तुम्हें ये शी गुआंग लिंग गौरैया चाहिए, है ना? दादाजी को देखने दो कि इसकी कीमत कितनी है। 1500 स्पिरिट कॉइन। अधिकारी लियू चेंग्यू के चेहरे पर असहजता के भाव उभर आए। हालांकि वो हमेशा अपने वचन का पालन करने के सिद्धांत पर कायम रहे, इसलिए उन्होंने दिल का दर्द सहा और 1510 स्पिरिट कॉइन जमा किए। लेकिन यहाँ ये कीमत अभी भी उचित थी, क्योंकि कियानियाओ शहर से केवल एक पृथ्वी श्रेणी कौशल वाली शी गुआंग लिंग गौरैया लगभग इसी कीमत पर बिकेगी। हालांकि बोली लगाना स्वाभाविक रूप से जल्दी खत्म नहीं हुआ। शी गुआंग लिंग गौरैया के पिंजरे के सामने कीमत तेजी से फिर से बढ़ने लगी और 1550 स्पिरिट कॉइन तक पहुंच गई। अधिकारी लियू चेंग्यू ने बोली को फिर से बढ़ाकर 1555 स्पिरिट कॉइन कर दिया, लेकिन मूल्य पैनल पर संख्याएं तेजी से फिर से बदल गईं और 1665 स्पिरिट कॉइन तक पहुंच गईं। हालांकि वह विरोधी, चाहे जो भी हो, अधिकारी लियू चेंग्यू का मजाक उड़ाता और उन्हें उकसाता हुआ प्रतीत हो रहा था। आप 5000 जोड़ें और मैं 50,000 जोड़ूंगा। अधिकारी लियू चेंग्यू का अडिग स्वभाव भी भड़क उठा। उन्होंने फैसला किया कि वे आज अपनी पूरी जीवन भर की बचत निकाल लेंगे और यह मानने को तैयार नहीं थे कि वे इस आत्मा राक्षस को नहीं खरीद सकते। समझदार लियू किंग्यू जानती थी कि नीलामी समाप्त होने में अभी काफी समय है और अभी इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत नहीं है।
उसने अधिकारी लियू चेंगयू की आस्तीन को धीरे से खींचते हुए कहा, दादाजी, अभी बहुत जल्दी है। अभी इतनी जल्दबाजी में बोली लगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बूढ़े आदमी का हठ भी भड़क उठा। उसने लियू किंगयू के रोकने वाले हाथ को झटक दिया और गुस्से से कहा, ये बूढ़ा आदमी ब्रीडर बनने के बाद से इतना उत्तेजित कभी नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रीडर के रूप में मेरी बचत इस एक स्पिरिट बीस्ट को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है? लियू किंगयू ने चुपचाप अपने हाथ पीछे खींच लिए। जब उसके दादाजी बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे, तो उसने फैसला किया कि उन्हें और समझाने की कोशिश न करना ही बेहतर होगा, वरना वह खुद मुसीबत में पड़ जाएगी। हालांकि चून की अंततः लाभार्थी वही थी, इसलिए जब उसके पिता ने पूछा, तो वह कह सकती थी कि उसने उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दादा ने उसकी बात नहीं सुनी। अभी अभी रिकॉर्ड की गई स्क्रीन रिकॉर्डिंग को खोलकर और अपना शानदार प्रदर्शन देखकर लियू किंगयू ने चुपचाप सिर हिलाया। उस बूढ़े व्यक्ति को उत्साहपूर्वक बोली लगाते देख उसे राहत मिली और वह अन्य आत्मा प्राणियों को देखने चली गई। एक युवा पशुपालक के रूप में लियू किंगयू जानवरों का चयन करते समय सुंदर और आकर्षक जानवरों को प्राथमिकता देती थी। 1000 आंखों वाली तितली देखने में सुंदर थी, लेकिन उस सुंदरता से हमेशा दूसरों को खतरे का आभास होता था। इसलिए इसकी जानकारी पढ़ने के बाद लियू किंगयू हालांकि कुछ हद तक आश्चर्यचकित थी। मुझे विश्वास नहीं था कि यह जानवर शी गुआंग लिंग गौरैया से श्रेष्ठ था। इसके बजाय मियान साइलेट साउंड फिंच और गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई ने उसका ध्यान अधिक आकर्षित किया। पहले वाले पक्षी के नीले पंख और हरी पीठ थी, वह शांत और स्वतंत्र था, एक मौन सुरुचिपूर्ण महिला की तरह। उसके सुनहरे पंख फड़फड़ाए और उसकी आध्यात्मिक रोशनी एक अनमोल खजाने की तरह जगमगा उठी। ये दोनों ही लियू किंगयू की सौंदर्यबोध से पूरी तरह मेल खाते थे। उसने पहले कभी मियान साइलेट साउंड फिंच नहीं देखी थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं की। हालांकि उसने कई सुनहरे पंखों वाली प्रकाश आत्मा तितलियां देखी थीं, लेकिन इस विशेष तितली में एक बहुत ही जादुई कौशल प्रतीत होता था। प्रजाति सुनहरे पंखों वाली हल्की तितली रैंक स्पिरिट बीस्ट 5 स्टार प्रकार स्वर्ण प्रकार प्रकाश प्रकार सूर्य प्रकाश अवस्था ऊब योग्यता उत्कृष्ट कौशल 1 गोल्डन विंग स्लैश गहन श्रेणी स्वर्ण पंखों वाली प्रकाश तितली अपने पंख फड़फड़ाती है, जिससे गेंग गेंग स्वर्ण ऊर्जा निकलती है और वह आगे की ओर वार करती है। 2 आध्यात्मिक प्रकाश तरंग गहन श्रेणी सुनहरे पंखों वाली प्रकाश तितली के एंटीना प्रकाश गुण वाली किरणें उत्सर्जित करते हैं। 3 स्वर्ण प्रकाश ढाल गहन श्रेणी स्वर्ण पंखों वाली प्रकाश तितली स्वर्ण और प्रकाश तत्वों की ऊर्जा को एकत्रित करके एक ढाल बनाती है, जो लक्ष्य द्वारा पहुंचाई गई क्षति को अवशोषित करती है। जब ढाल की क्षति सीमा पहुंच जाती है, तो यह फट जाती है, जिससे आसपास के लक्ष्यों को क्षति पहुंचती है। 4 फास्फोरसेंट बम पृथ्वी श्रेणी जितनी अधिक ऊर्जा खपत होगी, फास्फोरसेंट बम की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। विस्फोट होने पर यह भारी तबाही मचा सकता है और अंधापन पैदा कर सकता है। अंधापन इस अवस्था में व्यक्ति अपनी आंखों से आसपास का अवलोकन नहीं कर सकता है और किसी विशेष प्रकार के नेत्र यंत्र का उपयोग आवश्यक है। कौशल सीमित है। 5 फ्लैश बर्स्ट प्रोफाउंड ग्रेड गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई अपने पूरे शरीर को नियंत्रित करके तीव्र प्रकाश उत्सर्जित करती है, जबकि उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ता है। अगर उसे सही से याद था, तो उसने जिन सुनहरे पंखों वाली प्रकाश आत्मा तितलियों को आमतौर पर देखा था, उनमें केवल 4 कौशल थे। वे थे गोल्डन विंग स्लैश स्पिरिट लाइट वेव फॉस्फोरेसेंट बॉम्ब और ग्लिमर। हालांकि बिक्री के लिए उपलब्ध इस गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई में वास्तव में 5 कौशल थे। अगर वह गलत नहीं थी, तो 5वां कौशल फ्लैश बर्स्ट ग्लिमर का उन्नत संस्करण था। ग्लिमर गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई अपने शरीर के कुछ हिस्सों को नियंत्रित करके हल्की रोशनी उत्सर्जित करती है। इसने इस कुछ हद तक बेकार कौशल को पूरी तरह से एक अत्यंत व्यावहारिक कौशल में बदल दिया। इसके अलावा वह गोल्डन लाइट शील्ड वास्तव में बहुत उपयोगी थी, जो सुरक्षा और आक्रमण दोनों को मिलाकर गोल्डन विंग लाइट बटरफ्लाई की जीवित रहने की दर को काफी बढ़ा देती थी। इसकी कीमत 1.1 मिलियन स्पिरिट कॉइन थी, जो शी गुआंग लिंग स्पैरो से काफी सस्ती थी, शायद इसलिए क्योंकि इसमें एक अर्थ ग्रेड स्किल कम थी। हालांकि चूंकि उसने पहले ही शी गुआंग लिंग गौरैया को चुन लिया था, इसलिए वह इस सुनहरे पंखों वाली हल्की तितली को छोड़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। 9 अगस्त को कियांग शहर यूथ बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता भी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई है।
क्योंकि पिछले मैचों में अधिकांश प्रतियोगी पहले ही बाहर हो चुके थे और केवल अंतिम 20 ही बचे थे। इसका मतलब ये था कि इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि आज उन 10 अंतिम प्रतियोगियों का चयन हो जाएगा जो लियुगुआंग शहर में होने वाली प्रतियोगिता में किंग्यांग शहर का प्रतिनिधित्व करेंगे। भ्रम की दुनिया। 20 प्रतियोगी और सभी दर्शक एक ही स्थान पर उपस्थित हुए। फैंग किंग्यांग और सभी जज भी एक ही समय पर उपस्थित हुए। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस अंतिम चयन के लिए कुछ घोषणाएं की जानी थीं। सबसे पहले, उन सभी प्रतियोगियों को बधाई जिन्होंने यहाँ तक का सफर तय किया है। आज हम आप सभी को यहाँ प्रतियोगिता के अंतिम चरण के नियमों की घोषणा करने के लिए एकत्रित कर रहे हैं। प्रतियोगिता की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और पूर्ण मौलिक प्रतिपक्षता के कारण हार से बचने के लिए प्रतियोगिता के अंतिम चरण के नियमों में बदलाव किया गया है। शेष बचे 20 प्रतियोगियों को एक एक राउंड में अन्य 19 प्रतियोगियों से मुकाबला करना होगा। विजेता को 1 अंक मिलेगा, हारने वाले को कोई अंक नहीं मिलेगा और अंतिम रैंकिंग अंकों के आधार पर तय की जाएगी। यदि 2 प्रतियोगियों के अंक समान हो, तो उनकी रैंकिंग उनके आमने सामने के मुकाबले के परिणाम के आधार पर तय की जाएगी। क्या आप में से किसी को कोई आपत्ति है? दर्शक दीर्घा में बैठे लुओ चेन ने इस नियम को सुनने और समझने के बाद यह माना कि प्रतियोगिता का ये प्रारूप वास्तव में काफी निष्पक्ष था, क्योंकि अब तक प्रतियोगियों की ताकत में ज्यादा अंतर नहीं रह गया था। अगर हर 2 प्रतियोगी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते, तो विजेता का फैसला वाकई सबको प्रभावित कर देता। हालांकि इसका नकारात्मक पहलू ये था कि अधिक मैच होंगे और प्रतियोगी अधिक थक जाएंगे। फैंग किंग्यांग ने देखा कि आयोजन स्थल पर मौजूद 20 प्रतियोगियों में से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी और उसने संतुष्टि से सिर हिलाया। यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो प्रतियोगिता तुरंत शुरू हो जाएगी। आज प्रत्येक व्यक्ति 5 मुकाबलों में भाग लेगा। कृपया सभी प्रतिभागी तैयार रहें। उनके शब्द समाप्त होते ही सभी प्रतियोगी अपने अपने निर्धारित मैदानों में लौट गए। मुख्य स्थल पर 20 बड़ी स्क्रीन लगाई गईं। दर्शक मुख्य स्थल पर रुककर बड़ी स्क्रीन पर मैच देख सकते थे, या वे अपने पसंदीदा प्रतियोगी के विशेष स्थल पर जाकर लाइव मैच देख सकते थे। अपने छोटे भाई के कट्टर समर्थक होने के नाते, लुओ चेन ने स्वाभाविक रूप से उसे लाइव देखने और उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसके विशेष स्थल में प्रवेश करना चुना। जल्द ही प्रत्येक प्रतियोगी के प्रतिद्वंद्वी की व्यवस्था कर दी गई और मुख्य स्थल पर मौजूद 20 बड़ी स्क्रीन भी घटकर 10 रह गईं। दोनों प्रतिद्वंद्वी प्रतियोगियों के प्रतियोगिता स्थल धीरे धीरे आपस में मिल गए। लुओ यांग शी यान की पीठ पर बैठा था और अपने सामने आए प्रतियोगी को गंभीरता से देख रहा था। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, प्रतिभागियों की संख्या कम होती गई, इसलिए प्रतियोगियों को एक दूसरे के बारे में कुछ हद तक जानकारी हो गई। कुछ प्रतिभागियों ने तो अन्य प्रतियोगियों के मैचों के वीडियो का भी अच्छी तरह से अध्ययन किया था, ताकि जब उनका सामना उनसे हो तो वे तैयार रहें। इनमें से लुओ यांग शायद सबसे अधिक अध्ययन का विषय था। हालांकि उसका दूसरा जानवर कभी प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन कुछ प्रजनकों की जांच के तहत ची यान की सारी जानकारी पूरी तरह से उजागर हो गई थी। और भले ही उन्हें उसके दूसरे जानवर के बारे में जानकारी न मिली हो, लेकिन उन्होंने कुछ कौशलों के प्रदर्शन से काफी सटीक अनुमान लगा लिए थे। आज लुओ यांग के पहले प्रतिद्वंद्वी जियांग चेंग उन लोगों में से एक थे जिन्होंने लुओ यांग की रणनीति का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया था। जैसे ही उसने लुओ यांग को देखा, उसने तुरंत अपने स्पाइकी बैक्ड आर्मर टर्टल से गार्जियन टर्टल शेल को रिलीज करवाया। फिर एक भूरे धूसर रंग का लेकिन कुछ हद तक पारदर्शी कछुए का खोल दिखाई दिया, जिसने उसे और कांटेदार पीठ वाले कवचधारी कछुए को घेर लिया, जिससे एक व्यापक सुरक्षा कवच बन गया। प्रजाति: कांटेदार पीठ वाला कवचधारी कछुआ। रैंक: स्पिरिट बीस्ट 7 स्टार। प्रकार: पृथ्वी प्रकार। जल प्रकार। स्थिति: गंभीर। योग्यता: अच्छी। कौशल: 1। संरक्षक कछुआ कवच गहन श्रेणी कांटेदार पीठ वाला बख्तरबंद कछुआ लक्ष्य की रक्षा के लिए अपने आसपास के क्षेत्र में एक विशाल कछुए के खोल के आकार की ढाल बनाता है। 2. भीषण भूकंप गहन तीव्रता लक्षित क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न करता है। 3. दलदल गहन श्रेणी जल और पृथ्वी प्रकार की ऊर्जा लक्षित क्षेत्र में अभिसरित होकर दलदल का निर्माण करती है। 4. स्पाइकी बैक प्रोफाउंड ग्रेड स्पाइकी बैक्ड आर्मर टर्टल की पीठ पर मौजूद नुकीले कांटों को लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए सक्रिय रूप से लॉन्च किया जा सकता है। 5. कठोरता अवरोध अत्यंत उन्नत श्रेणी कांटेदार पीठ वाले कवचधारी कछुए में स्वयं अत्यंत मजबूत शारीरिक रक्षा क्षमताएं होती हैं। कई शारीरिक हमले इसकी रक्षा को भेदने में असमर्थ होते हैं।
जियांग चेंग की उम्मीद के मुताबिक लुओ यांग ने अपने प्रकट होने के दूसरे ही सेकंड में पूरे अखाड़े में अंधेरा छा दिया। फिर हवा के फटने की हुश हुश जैसी आवाजें सुनाई दी और नाइट रिंग ब्लेड्स के हमले उम्मीद के मुताबिक शुरू हो गए। लुओ यांग ने इसी पुरानी तरकीब का इस्तेमाल करते हुए शीर्ष 414 से सीधे शीर्ष 20 में अपनी जगह बनाई। असल में कोई भी प्रतियोगी इतनी देर तक टिक नहीं सका कि उसे दूसरी बार हमला करने पर मजबूर होना पड़े। हालांकि ये स्पष्ट था कि शीर्ष 20 में जगह बनाने में सक्षम जियांग चेंग कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं था। उसके नुकीले कवच वाले कछुए की रक्षात्मक क्षमताएं वास्तव में बहुत मजबूत थीं। ये कौशल की रेटिंग के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि जब भी गार्जियन टर्टल शेल में छेद होने वाला होता था, तो कछुए के कवच की मरम्मत के लिए ऊर्जा की एक निरंतर धारा प्रवाहित होती थी। लुओ यांग को एहसास हुआ कि वह अकेले ही इस रक्षक कछुए के कवच की रक्षा पंक्ति को कुछ समय के लिए भेदने में सक्षम नहीं हो सकता है। लुओ यांग रात के अंधेरे में तेजी से जियांग चेंग के ठिकाने की ओर बढ़ा। हालांकि लुओ यांग के हमलों की पहली लहर का सामना करने के बाद जियांग चेंग का दूसरा बीस्ट मास्टर उसके बगल में प्रकट हुआ। अंधेरे में एक तेज लौ की चिंगारी उठी, जिसने जियांग चेंग के आसपास के वातावरण को रोशन कर दिया। इस दूसरे बीस्ट मास्टर के गोल कान, छोटा चौकोर चेहरा और पूरे शरीर पर धधकते लाल बाल थे। एक नजर में ही पता चल जाता था कि यह बिल्ली प्रजाति का है। नस्ल धधकती आग सिवेट। रैंक स्पिरिट बीस्ट 6 स्टार। प्रकार आग। स्थिति सतर्क। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 ज्वाला श्वास गहन श्रेणी धधकती अग्नि सिवेट अपने मुंह में ऊर्जा एकत्र करती है और ज्वाला उगलती है। 2 ज्वाला शरीर गहन श्रेणी धधकती अग्नि सिवेट अपने शरीर की सतह पर ज्वाला ऊर्जा संलग्न करती है, जिससे लक्ष्य के संपर्क में आने पर क्षति होती है। 3 स्ट्रीमिंग फायर प्रोफाउंड रैंक लक्ष्य क्षेत्र में निरंतर स्ट्रीमिंग फायर उत्पन्न करता है ताकि लक्ष्य पर हमला किया जा सके। 4 ग्रेट फायरबॉल प्रोफाउंड रैंक ग्रेट फायरबॉल का आकार और तापमान ब्लेजिंग फायर सिवेट द्वारा निवेश की गई ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करता है। 5 स्पिरिट फायर सीड प्रोफाउंड रैंक ब्लेजिंग फायर सिवेट लक्ष्य क्षेत्र में एक अग्नि बीज छोड़ता है, जो उस क्षेत्र से लगातार जानकारी प्राप्त करने और उसे ब्लेजिंग फायर सिवेट को वापस लौटाने में सक्षम होता है। इसके अलावा चूंकि इस दूसरे बीस्ट मास्टर को बाद में बुलाया गया था, इसलिए ये डार्केस्ट आवर से प्रभावित नहीं हुआ था। लुओ यांग और स्कारलेट फ्लेम गार्जियन टर्टल शेल के पास पहुंचे और उससे निकलने वाली अग्नि की रोशनी से जगमगा उठे। फिर धधकती हुई अग्नि सिवेट अपने मूल स्थान से उछल पड़ी और अपने स्थान पर एक चमकदार, लगातार जलता हुआ अग्नि बीज छोड़ गई। जियांग चेंग ने अपनी बेजान निगाहें ऊपर उठाईं, लुओ यांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। स्पाइकी बैक्ड आर्मर्ड टर्टल के कवच पर लगे कांटे उसकी पीठ से अलग हो गए, फिर रात के अंधेरे को चीरते हुए गार्जियन टर्टल शेल से गुजरे और सटीक रूप से लुओ यांग और स्कारलेट फ्लेम की ओर बढ़े। इतना ही नहीं, जियांग चेंग ने आखिरकार इस अवसर को भुनाते हुए स्वाभाविक रूप से अपना सबसे शक्तिशाली आक्रमण शुरू कर दिया। ब्लेजिंग फायर सिवेट की कौशल दक्षता बहुत उच्च थी। न केवल उसके सामने एक विशालकाय अग्नि गोला बन रहा था, बल्कि वह लुओ यांग के सिर पर जलती हुई आग गिराकर एक साथ कई कार्य भी कर सकता था। विरोधी को सक्रिय रूप से हमला करते देख स्कारलेट फ्लेम ने अपने शरीर के भीतर उमड़ती ऊर्जा को दबाना बंद कर दिया। उसके शरीर से एक तेज नीली रोशनी निकली और आसपास का तापमान तेजी से गिर गया। आसपास का वातावरण और भी अधिक उज्ज्वल हो गया, जिससे दर्शकों को अंततः युद्ध के दोनों पक्षों को देखने का अवसर मिला। 5 मीटर ऊंचे नीले ज्वाला अवतार ने लुओ यांग के सिर की रक्षा की और ऊपर से गिरती हुई जलती हुई अग्नि को रोकने के लिए अपनी पीठ का इस्तेमाल किया। सिजल सिजल बर्फ और आग के मिलन जैसी आवाजें लगातार गूंजती रहीं, और स्कारलेट फ्लेम ने तेजी से अपने शरीर के चारों ओर बड़ी संख्या में ब्लेजिंग प्रोजेक्टाइल को संघनित किया, जिससे स्पाइकी बैक्ड आर्मर टर्टल से तेजी से आ रहे स्पाइक्स को रोक दिया गया। जब दोनों मिले, तो हवा में एक भयानक विस्फोट की गूंज सुनाई दी। बूम! दोनों के टकराने से गार्जियन टर्टल शेल पर एक दरार आ गई, लेकिन स्पाइकी बैक्ड आर्मर टर्टल से मिल रही ऊर्जा की भरपाई से ये दरार तेजी से खुद ही ठीक हो रही थी। लुओ यांग की आंखें उसे देखकर चमक उठी, फिर उसने स्कारलेट फ्लेम की पीठ थपथपाई और उसे संकेत दिया कि वह थोड़ी देर के लिए हमले को रोक दे। वह स्कारलेट फ्लेम की पीठ से नीचे कूद गया, फिर दरार के सामने की ओर कुछ कदम दौड़ा। इससे पहले कि वह कोई और हरकत कर पाता,
एक भयानक विशाल अग्निगोला तेजी से उसकी ओर बढ़ा। स्कारलेट फ्लेम के ज्वाला अवतार ने तेजी से अपना विशाल मुख फैलाया और पूरे ग्रेट फायरबॉल को निगल लिया। फिर अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक निम्न तापमान का मिलन हुआ और स्कारलेट फ्लेम का ज्वाला अवतार अब कायम नहीं रह सका और बर्फीली नीली लपटों की धुंध में परिवर्तित हो गया जो सभी दिशाओं में बिखर गईं। सौभाग्यवश अंतिम विस्फोट से पहले स्कारलेट फ्लेम ने अपने ज्वाला अवतार को नियंत्रित करके बल को ऊपर और बाहर की ओर फैला दिया, जिससे जानबूझकर नीचे मौजूद लुओ यांग को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए लुओ यांग पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। लुओ चेन ने अपने सामने बंद होने वाली दरार को देखा और तुरंत 3 मीटर ऊंचे ज्वाला दैत्य को प्रकट किया। उसने अपने हाथ फैलाए और दरार को मजबूती से पकड़ लिया, फिर उसे हिंसक रूप से बाहर की ओर खींचा, जिससे एक ऐसा अंतर बन गया जो एक व्यक्ति के गुजरने के लिए काफी चौड़ा था। लुओ यांग सीधे इस दरार के बीचों बीच से छलांग लगा गया। जैसे ही वह उतरा, उसे अपनी ओर लपटों का एक तेज झोंका आता हुआ महसूस हुआ। पता चला कि धधकती आग वाली सिवेट अपना मुंह खोल रही थी और उसमें से लपटें निकल रही थीं। लुओ यांग के पास बचने के लिए नीचे झुकने और दूसरी तरफ लुढ़कने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि धधकती आग वाले सिवेट ने अपने जाल में फंसे इस बीस्ट मास्टर को आसानी से जाने देने का इरादा नहीं किया था। उसके शरीर पर आग की रोशनी और भी तेज हो गई, जिससे पूरा बीस्ट मास्टर एक चलते फिरते विशाल अग्निगोले जैसा दिखने लगा। वह चारों पैरों पर रेंगते हुए लगातार लुओ यांग का पीछा कर रहा था। उसके शरीर से निकलने वाली भयावह गर्मी का मतलब था कि महज एक ही बार में लुओ यांग के संपर्क में आने से पहले ही उसकी लपटों से झुलस जाने की संभावना थी। लुओ यांग ने अपने पीछे दौड़ रहे धधकते अग्नि सिवेट को देखा। उसकी आंखों में धूर्ततापूर्ण मनोरंजन का एक संकेत था। उसके पैरों के नीचे हल्की सी तारों की रोशनी रह गई थी, लेकिन वह धधकती आग वाले सिवेट के शरीर पर पड़ रही तेज आग की रोशनी से ढक गई थी और आसानी से दिखाई नहीं दे रही थी। लुओ यांग काफी दूर पीछे की ओर कूदा और जब धधकती आग वाला सिवेट उसी जगह पर उतरा जहां वह अभी था, तो उसने धीरे से कहा, विस्फोट हो जाओ। फिर किसी अज्ञात कारण से धधकती हुई अग्नि सिवेट के पैरों के नीचे से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। बैंग! एक जोरदार धमाका हुआ और धधकती आग वाली सिवेट अचानक हुए विस्फोट से बुरी तरह प्रभावित हुई, जिससे पूरा बीस्ट मास्टर सीधे दूर जा गिरा। इसके बाद ये गार्जियन टर्टल शेल की आंतरिक बाधा से टकरा गया, फिर जमीन पर गिर गया। इसका भाग्य अज्ञात है। लुओ यांग ने जियांग चेंग की ओर देखा, जो उससे केवल कुछ ही मीटर दूर था, और शेडो रिंग ब्लेड तुरंत उसके हाथों में संघनित हो गया। धधकती अग्नि सिवेट द्वारा छोड़े गए स्पिरिट फायर सीड के माध्यम से जियांग चेंग अभी भी आसपास के दृश्य को देख सकता था। गड़गड़ाहट! अचानक जमीन अनियमित रूप से हिलने लगी। इस अप्रत्याशित स्थिति से घबराकर लू यांग ने तुरंत अपने शरीर को स्थिर करने के लिए अपना संतुलन नीचे कर लिया। फिर लुओ यांग को अपने पैरों के नीचे की जमीन नर्म महसूस होने लगी और उसके पैर धीरे धीरे धंसने लगे। लुओ यांग ने अपनी बची हुई ऊर्जा से निर्मित शेडो रिंग ब्लेड को घूर कर देखा। इस बार उसे लक्ष्य पर प्रहार करना ही था, अन्यथा उसके पास नाइट शेडो स्पिरिट स्पैरो को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उसने दूर खड़े जियांग चेंग को घूर कर देखा और अपने बाएं हाथ से शेडो रिंग ब्लेड फेंक दी। घोर काली शेडो रिंग ब्लेड ठंडी रोशनी से चमकती हुई जियांग चेंग के सामने नुकीले पीठ वाले कवचधारी कछुए के चारों ओर घूमी और जियांग चेंग के चेहरे की ओर तेजी से बढ़ी। हालांकि जब जियांग चेंग ने ये देखा, तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई, मानो वह खुद ही चोट खाने वाला न हो। लुओ यांग, अब हमला करने की मेरी बारी है। लेकिन आवाज लुओ यांग के पीछे से आई। किसी अज्ञात समय पर जियांग चेंग लुओ यांग के पीछे प्रकट हो गया, जहां धधकती आग वाली सिवेट थी। और कांटेदार पीठ वाले बख्तरबंद कछुए के पीछे जियांग चेंग का कोई निशान नहीं था, केवल एक धधकती हुई अग्नि सिवेट चुपचाप जमीन पर लेटी हुई थी। मैच की शुरुआत से ही स्थिर रहा कांटेदार पीठ वाला बख्तरबंद कछुआ लुओ यांग की ओर बढ़ने लगा। लुओ यांग के पैर मानो किसी दलदल में फंस गए हों, और वह उसमें और भी गहरे धंसता जा रहा हो। थोड़े समय में उससे निकलना उसके लिए असंभव था। अगर नुकीली पीठ वाला बख्तरबंद कछुआ उस पर हमला कर दे, तो इस मुकाबले का नतीजा शायद तुरंत ही तय हो जाएगा। हालांकि लुओ यांग घबराई हुई नहीं दिखी। क्या यही आपकी प्रतिभा है? शेडो शिफ्ट। लुओ यांग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं लंबे समय से तुम्हारी उस चाल से खुद को बचा रहा हूँ। तुम्हें थोड़े समय में दूसरी बार उसका इस्तेमाल नहीं कर पाना चाहिए, है ना?
फिर उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, जिसे उसने कसकर बंद रखा था, और अचानक एक छोटी शैडो रिंग ब्लेड निकली, जो सीधे जियांग चेंग के चेहरे में जा घुसी। इस बार जियांग चेंग के पास बचने का कोई मौका नहीं था। उसके चेहरे पर एक दरार आ गई और फिर वह सीधे पीछे की ओर गिर पड़ा। नुकीली पीठ वाला कवचाधारी कछुआ भी लुओ यांग से टकराने से ठीक 1 सेकंड पहले ही भ्रम में बदल गया और गायब हो गया। खिलाड़ी लुओ यांग को जीत के लिए बधाई। वर्तमान स्कोर 1 अंक। कृपया थोड़ी देर आराम करें और अगले प्रतिद्वंद्वी के मैच समाप्त होने का इंतजार करें। पहले मैच में लुओ यांग जीत गई। थोड़े से आराम के बाद ही लुओ यांग का दूसरा प्रतिद्वंद्वी सामने आ गया। यह एक जोशीली काया वाली युवती थी। उसके चमकीले लाल बाल उसकी मालकिन के व्यक्तित्व को बयां कर रहे थे। चमड़े की पैंट और चमड़े की जैकेट ने उनकी खूबसूरत आकृति को पूरी तरह से निखार दिया, और इस फिटिंग वाले परिधान ने उन्हें अधिक सुविधाजनक रूप से चलने फिरने की सुविधा भी प्रदान की। हालांकि दर्शकों और लुओ यांग का ध्यान सबसे अधिक आकर्षित करने वाली चीज एक पतली लाल रंग की धारियां लिए हुए सांप थी, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसका सिर त्रिकोणीय था, मानो उसकी खोपड़ी के ऊपर से दो नुकीले सींग निकलने वाले हों। जाति अग्नि पैटर्न वाला आत्मा सर्प। रैंक स्पिरिट बीस्ट 8 स्टार। प्रकार अग्नि विष। राज्य केंद्रित। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 अग्नि श्वास गहन श्रेणी। अग्नि पैटर्न वाला आत्मा सर्प अपने मुख से अत्यधिक संपीड़ित अग्नि प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जो महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाने में सक्षम है। 2 विस्फोटक अग्नि गोला। गहन श्रेणी। संघनित अग्नि प्रकार की ऊर्जा से बने छोटे अग्नि गोले जो लक्ष्य के निकट पहुंचने पर फट जाते हैं। 3 अग्नि विष। गहन श्रेणी। अग्नि पैटर्न वाला आत्मा सर्प अपनी अन्य क्षमताओं के साथ अग्नि विष फैलाता है। भले ही इससे कोई महत्वपूर्ण क्षति न हो, अग्नि विष धीरे धीरे लक्ष्य की त्वचा में फैल जाएगा। 4 विषैली दुर्गंध। गहन श्रेणी। अग्नि पैटर्न वाले आत्मा सर्प के शल्कों के नीचे से विषैली दुर्गंध निकलती है। इस दुर्गंध की विषाक्तता कम होती है, जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब चेन ना ने अखाड़े में प्रवेश किया और देखा कि उसकी दूसरी प्रतिद्वंदी लुओ यांग है, तो उसके चेहरे पर अनायास ही उदासी छा गई। वह सचमुच इतनी जल्दी लुओ यांग का सामना नहीं करना चाहती थी। वह चाहती थी कि पहले दूसरे लोग उससे कुछ दौर तक लड़ें, जिससे उसका दूसरा बीस्ट मास्टर बाहर आ जाए, ताकि वह रणनीति बना सके। अब उसका सामना करते हुए उसे जीत का बहुत भरोसा नहीं था। फिर से रात हो गई और लुओ यांग की शैडो रिंग ब्लेड ने उस पर चारों ओर से हमला कर दिया। दरअसल लुओ यांग का तरीका सबसे कारगर और उपयोगी था, क्योंकि इससे प्रतिद्वंदी को प्रतिक्रिया करने से पहले ही हराया जा सकता था। अगर उनके पास प्रभावी रक्षात्मक कौशल की कमी होती, तो भले ही उनका रैंक लुओ यांग से थोड़ा अधिक होता, फिर भी उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता। हालांकि इस स्तर तक पहुंचने वाला कोई भी बीस्ट मास्टर साधारण नहीं था। चेन ना के चारों ओर एक गोलाकार ढाल प्रकट हुई, जो देखने में सांप की खाल से बनी हुई प्रतीत हो रही थी, और उसने लुओ यांग के हमलों की पहली लहर को रोक दिया। इसके बाद लुओ यांग और स्कारलेट फ्लेम ने एक साथ अपने ज्वाला अवतार को सक्रिय किया, जिससे एक निश्चित दूरी तय हुई। साथ ही कई बहती ज्वाला की गोलियां भी दागी गईं, जिससे एक भयंकर और तीव्र हमला शुरू हुआ। लुओ यांग का इरादा इन भयंकर हमलों के संयोजन का उपयोग करके अपने प्रतिद्वंद्वी को सीधे तौर पर पराजित करना था। चेन ना इस समय देख नहीं पा रही थी। उसका दूसरा बीस्ट मास्टर उसके बगल में प्रकट हुआ, जो एक सर्प प्रकार का प्राणी था। बीस्ट मास्टर, हालांकि ये उससे कहीं अधिक विशाल था, केवल इसके आकार के कारण ही इसकी लंबाई 10 मीटर से अधिक थी। उसने अपने शरीर को कुंडली मारकर चेन ना को अपने भीतर सुरक्षित कर लिया। जाति मियास्मा स्पिरिट स्नैक। रैंक स्पिरिट बीस्ट 9 स्टार। प्रकार विष। स्थिति अलर्ट। योग्यता उत्कृष्ट। कौशल 1 आत्मा कीट निवारण। गहन श्रेणी। जहां मियास्मा स्पिरिट स्नैक यात्रा करता है, वहां 1000 मीटर के दायरे में सभी कीड़े भयभीत हो जाते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं। 2 विषैली गैस। गहन श्रेणी। विषैली गैस से भरा सर्प विषैली गैस को अवशोषित या उत्सर्जित कर सकता है। इस विषैली गैस के लंबे समय तक संपर्क में रहने से, भले ही इसे सांस के द्वारा अंदर न लिया जाए, ये त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे मनुष्यों या पशु स्वामियों को विष हो जाता है। 3 विषैले दांत। अत्यंत विषैले मियास्मा स्पिरिट स्नैक अपने दांतों पर शक्तिशाली विष लगाता है। ये विष आसानी से स्टील को भी संक्षारित कर सकता है।
4. 100 सर्पों का बलिदान गहन श्रेणी विषैले सांप ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्य पर हमला करने के लिए बड़ी संख्या में सेवक सांपों को प्रकट करते हैं। 5. सर्प शल्क अवरोध गहन श्रेणी मियास्मा स्पिरिट सर्प अज्ञात हमलों को रोकने के लिए सर्प शल्कों का अवरोध बनाता है। विकास पथ मियास्मा स्पिरिट स्नैक मियास्मा स्नैक किंग मियास्मा स्पिरिट स्नैक 1000 इल्यूजन फ्लड ड्रैगन। इसके प्रकट होने के बाद से आसपास की दुर्गंध घनी होती जा रही थी, जो अंधेरे में छिपी हुई थी। हालांकि लुओ यांग के लगातार हमलों के आगे स्नेक स्केल बैरियर इतना मजबूत नहीं लगा और सीधे नष्ट हो गया। लुओ यांग के शेष हमले चेन ना के बाहर स्थित मियास्मा स्पिरिट स्नेक पर लगे। अत्यंत कम तापमान वाली स्पिरिट फ्लेम उसके शरीर पर जा गिरी। पलक झपकते ही मियास्मा स्पिरिट स्नेक के विशाल शरीर पर कई जगह पाले के निशान दिखाई दिए, साथ ही स्कारलेट फ्लेम के फ्लेम अवतार द्वारा चीर दिए गए घाव भी उभर आए। इस एक ही मुठभेड़ में मियास्मा स्पिरिट स्नेक को गंभीर चोटें आईं और उसका शरीर बेजान हो गया। हालांकि लुओ यांग ने गौर किया कि उसकी अपनी चाल ढाल भी कुछ हद तक प्रभावित हुई है और थोड़ी सुस्त हो गई है। अंधेरी रात छंट गई और हालांकि उजाला हो गया था, फिर भी दर्शकों की दृष्टि सीमित थी। वे अखाड़े में हो रही हर चीज को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब पूरा मैदान घने कोहरे से घिर गया था और चेन्ना के चारों ओर लिपटा हुआ अग्नि पैटर्न वाला आध्यात्मिक सर्प अपने आसपास के वातावरण को महसूस करने में असमर्थ, केवल सबसे ठंडी दिशा की ओर अत्यंत उच्च तापमान वाली लपटें ही उगल सकता था। संयोगवश लुओ यांग और स्कारलेट फ्लेम ठीक उसी स्थान पर मौजूद थे। लुओ यांग की तुलना में स्कारलेट फ्लेम पर विष का प्रभाव कम पड़ा। ये लुओ यांग के सामने कूद पड़ा और अपने मुख से कम तापमान वाली ज्वालाएं निकालते हुए अग्नि पैटर्न वाले स्पिरिट स्नेक से आमने सामने की लड़ाई में उतर गया। स्कारलेट फ्लेम का वर्तमान रैंक स्पिरिट बीस्ट 6 स्टार था, जो प्रतिद्वंद्वी फायर पैटर्न स्पिरिट स्नेक से 2 रैंक कम था, लेकिन इसकी ज्वालाएं उच्च गुणवत्ता की थीं। इसलिए दोनों जानवरों के बीच की लड़ाई फिलहाल बराबरी की लग रही थी और कोई भी बढ़त हासिल करने में सक्षम नहीं था। लेकिन जब मियास्मा स्पिरिट स्नेक हार गया और फायर पैटर्न स्पिरिट स्नेक को स्कारलेट फ्लेम ने रोक रखा था, तो लू यांग, जिसमें अभी भी कुछ गतिशीलता बची थी, मैच के परिणाम को तय करने की कुंजी बन गया। थोड़ा चक्कर महसूस करते हुए लू यांग ने नींद आने की इच्छा को दूर भगाने की कोशिश में अपना सिर जोर से हिलाया। हालांकि उसके पूरे शरीर में फैली कमजोरी के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि वो बिल्कुल भी ताकत नहीं जुटा पा रहा था। ये तो जहर है, लू यांग के मन में अचानक एक विचार कौंधा। मेरा अगला बीस्ट मास्टर ऐसा होना चाहिए जो उपचार कर सके, विश्रण कर सके और सुरक्षा कवच प्रदान कर सके। अन्यथा इन विषैले बीस्ट मास्टर्स से निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है और इनसे बचाव करना असंभव हो जाता है। अपनी बची खुची समझदारी को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए लुओ यांग ने मिंग ये डार्क स्पिरिट बर्ड को बुलाया, जो लंबे समय से इस लड़ाई में शामिल होने के लिए उत्सुक था। कांव अखाड़े के बीचों बीच एक तीखी चीख गूंज उठी। ऐसा लग रहा था मानो किसी शक्तिशाली पशु स्वामी के आगमन की घोषणा की जा रही हो। बाहर खड़े दर्शकों को पक्षी जैसी आकृति की धुंधली सी झलक ही दिखाई दी। बीस्ट मास्टर 4 से 5 मीटर लंबा अखाड़े में उड़ रहा है। फिर तेज तारों की रोशनी ने अखाड़े के चेन्ना वाले हिस्से को रोशन कर दिया। ये तेज रोशनी आसपास के धुंध और कोहरे को चीरती हुई आगे की पंक्तियों में बैठे दर्शकों को अस्थायी रूप से अंधा कर देने लगी। फिर सिस्टम की घोषणा सुनाई दी। प्रतियोगी लुओ यांग को जीत के लिए बधाई। वर्तमान अंक 2। कृपया थोड़ी देर आराम करें और अगले मैच के शुरू होने का इंतजार करें। मैच देखते हुए दर्शकों को इतना गुस्सा पहले कभी नहीं आया था। उन्होंने लुओ यांग के कई मैच देखे थे और हर बार या तो अंधेरा होता था या फिर कोहरा छाया रहता था। मैच शुरू होने से पहले ही दर्शक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, जिससे देखने का अनुभव बेहद खराब रहा। अरे कितना उबाऊ है, कितना उबाऊ है। स्किल इफेक्ट्स को हटाने की पुरजोर सिफारिश है। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हम आखिर देख क्या रहे हैं। क्या इस मैच में लुओ यांग का दूसरा बीस्ट मास्टर आखिरकार प्रकट हुआ? क्या मौके पर कोई ब्रीडर मौजूद था जिसने इसकी जानकारी देखी? तुम क्या देख रहे हो? सब कुछ धुंधला और धूसर है, मुझे बस एक पक्षी जैसा कुछ हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। बीस्ट मास्टर, अरे चूंकि उसका दूसरा बीस्ट मास्टर इस मैच में दिखाई दिया है, तो हमें बाद में उसका असली रूप जरूर देखने को मिलेगा। बस इंतजार करो। छोटा भाई बहुत ही सुंदर है, मैं उसकी प्रशंसक हूँ।
अरे, मेरी बहन ना हार गई। लुओ यांग, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो, वो भी एक युवती के प्रति। सिम्स, जाकर मर जाओ। मैच खत्म होने के बाद दर्शकों की चर्चाएं गर्मा गईं। वहां मौजूद लोगों ने शायद कुछ संयम दिखाया होगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से देखने वाले लोग कहीं अधिक बेबाक थे और उनकी टिप्पणियां कहीं अधिक उग्र थीं। मैच समाप्त होने के बाद लुओ यांग पर मौजूद नकारात्मक स्थिति गायब हो गई। वो अब कुछ स्तब्ध सा था और युद्ध क्षेत्र की घास पर बैठा था। उसे मिंगिए डार्क स्पिरिट बर्ड की याद आ चुकी थी। जहर का स्वाद वाकई बहुत अप्रिय था। वह दोबारा उस कमजोरी का अनुभव नहीं करना चाहता था। लुओ चेन ने अखाड़े में कुछ असहज से दिख रहे लुओ यांग की ओर देखा और असहाय होकर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि जहर दिए जाने के इस अनुभव ने उसके छोटे भाई को वाकई प्रभावित किया था। लेकिन ये भी अच्छा था, अगली बार वह पहले से तैयार रहेगा। आखिरकार भविष्य में जिन बीस्ट मास्टर्स का उसे सामना करना पड़ेगा, वे और भी विचित्र और विविध होंगे। वो लगातार हर बीस्ट मास्टर की जानकारी पर नजर नहीं रख सकता था, इसलिए अचानक प्रकट होने वाले बीस्ट मास्टर से वह निश्चित रूप से अचंभित हो जाता। कौशल, तार्किक रूप से देखा जाए तो ब्रीडर बीस्ट मास्टर की लड़ाइयों के लिए अधिक उपयुक्त हैं, लेकिन चीन ब्रीडरों को स्वयं लड़ाइयों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। सबसे पहले, एक ब्रीडर की अपनी प्रतिभा युद्ध के दौरान उनके बीस्ट मास्टर को कोई सकारात्मक बढ़ावा नहीं देती है। लुओ यांग की क्षमता विरासत के विपरीत, जो उसे अपने बीस्ट मास्टर की क्षमताओं को प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे वह युद्धों के दौरान जीवित रहने और युद्ध दोनों में बेहद मजबूत हो जाता है। दूसरे, ब्रीडर अनमोल होते हैं और कई बीस्ट मास्टर्स की उन्नति के लिए महत्वपूर्ण हैं। चीन नहीं चाहेगा कि वे खुद को खतरे में डालें। इस बीस्ट मास्टर प्रतियोगिता में ब्रीडर्स की भागीदारी पर सख्त प्रतिबंध संभवतः इस डर के कारण था कि ब्रीडर्स लड़ाई के प्रति प्रेम के गलत रास्ते पर चले जाएंगे। प्रतियोगिता के अगले 3 दौरों में लुओ यांग ने लगातार जीत हासिल करते हुए अपना सफर समाप्त किया। इसी दौरान उसका सामना प्रकाश चंद्रमा के गुण वाले एक जानवर से हुआ और अंततः मिंगे डार्क स्पिरिट बर्ड ने सभी दर्शकों के सामने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। जैसे ही यह प्रकट हुआ, इसकी आकर्षक उपस्थिति और शक्तिशाली युद्ध क्षमता ने तुरंत दर्शकों के एक समूह का दिल जीत लिया। इसके कौशल संबंधी जानकारी भी उन प्रजनकों द्वारा देखी गई और बाद में ऑनलाइन प्रकाशित की गई। हालांकि ये प्रतियोगिता का अंतिम दौर था, और अगर वह अभी भी मिंगिए डार्क स्पिरिट बर्ड को तुरुप के पत्ते के रूप में रखता है, तो वह यहाँ हार सकता है। क्योंकि अन्य बीस्ट मास्टर्स की तुलना में लुओ यांग के 2 बीस्ट केवल स्पिरिट रैंक 7 स्टार और स्पिरिट रैंक 6 स्टार के थे, जो कि कुछ हद तक निम्न रैंक है। हालांकि अपने 2 जानवरों के उत्कृष्ट पृथ्वी स्तरीय कौशल और लुओ यांग की बीस्ट मास्टर प्रतिभा पर भरोसा करते हुए, वह अक्सर खतरे को सुरक्षा में बदलने और अंततः प्रतियोगिता जीतने में सक्षम था। प्रतियोगिता के पहले दिन लुओ यांग ने 5 अंक प्राप्त किए। जब ये समाप्त हुआ, तब दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे। सिस्टम द्वारा प्रतियोगिता में उनकी जीत की घोषणा के बाद लुओ यांग तेजी से मायावी दुनिया से बाहर निकल गए। आंखें खोलते ही वह तीसरी मंजिल से सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंचा और लुओ चेन के सामने आ गया। भाई, आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? इस समय लुओ चेन भी मायावी दुनिया से बाहर आ चुका था और समझ गया था कि यह बच्चा उसके परिवार की स्वीकृति प्राप्त करना चाहता है, इसलिए उसे अभी उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, खासकर पहले 2 मैचों में किए गए काउंटर किल्स, वे वाकई शानदार थे। हे, लुओ यांग ने अपना सिर खुजाया और शर्माते हुए मुस्कुराया, लेकिन फिर तुरंत ही उसने आहें भरना शुरू कर दिया। लेकिन मिंगिए डार्क स्पिरिट बर्ड अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आने वाले मुकाबले उतने आसान नहीं होंगे जितने अभी दिख रहे हैं। जानकारी के उजागर होने से दूसरों को इससे बचाव करने में मदद मिलेगी, जब तक कि आपकी ताकत अन्य सभी प्रतियोगियों से कहीं अधिक न हो। ऐसी स्थिति में जानकारी के उजागर होने का कोई महत्व नहीं होगा। हालांकि वर्तमान में लुओ यांग अभी तक सभी प्रतियोगियों को पछाड़ देने की स्थिति में नहीं पहुंचा था। हालांकि यह मुश्किल होगा, फिर भी उसे अपनी क्षमताओं पर एक निश्चित स्तर का भरोसा था। लगातार 5 जीत के साथ शीर्ष 10 में प्रवेश करने की संभावना पहले से ही बहुत अधिक थी, जब तक कि वह अपने सभी आगामी मैच हार ना जाए। लेकिन लुओ यांग का मानना था कि वह इतना बुरा भी नहीं था। मुझे अपने दोनों जानवर दे दो, लुओ चेन ने लुओ यांग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। लुओ यांग ने चमकती आंखों से लुओ चेन की ओर देखा और उत्साह से कहा, ठीक है।
शाम 6 बजे इल्यूजन वर्ल्ड में चेन्यांग पेट स्टोर में बिकने वाले जानवरों के लिए अंतिम बोली लगाने का समय भी समाप्त हो गया। इस समय 5:30 बज रहे थे और झांग झेंग लगभग गुई फाफुवेन घास से चिपका हुआ था। उन्हें डर था कि आखिरी समय में कोई और उनका फल छीन न ले। गुई फाफुवेन घास की कीमत फिलहाल 1603,000 स्पिरिट कॉइन थी। झांग झेंग ने भी 1650,000 की कीमत दर्ज की थी, लेकिन उन्होंने पुष्टि करने वाले बटन पर क्लिक नहीं किया था ताकि अंतिम क्षण में कोई और बोली न लगा सके। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और झांग झेंग के चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं आया। जैसे जैसे अंत नजदीक आता गया, उसे और भी दृढ़ रहना पड़ा। समय समाप्त होने से ठीक 1 मिनट पहले गुईफा फुवेन घास की कीमत में सचमुच उतार चढ़ाव आया। कोई उस फल को हथियाना चाहता था। झांग झेंग ने मन ही मन बड़बड़ाया। उसने समय देखा और जब कुछ ही सेकंड बचे थे, तभी उसने अंतिम प्रविष्टि पर पुष्टि करें बटन दबाया। उन्हें विश्वास नहीं था कि इतनी अधिक कीमत होने के बावजूद भी कोई उनके फल छीन सकता है। जैसे ही 6 बजे मायावी दुनिया की बुद्धिमान प्रणाली द्वारा सभी जानवरों की कीमतें सीधे तौर पर तय कर दी गईं और कोई भी जानवर स्वामी आगे कोई बोली या अन्य कार्रवाई नहीं कर सका। अंतिम परिणाम देखकर अंतिम क्षणों में घात लगाकर हमला किए गए कुछ बीस्ट मास्टर्स खेद से भर गए, जबकि घात लगाकर हमला करने में सफल रहे लोगों ने खुशी के भाव दिखाए। झांग झेंग ने अपने सामने रखी गुई फाफुवेन घास की कीमत देखी, जो बिल्कुल उनकी 1650,000 थी, और उनके चेहरे पर खुशी और उत्साह का भाव दिखाई दिया। आखिरकार उसके दूसरे जानवर को भी घर मिल गया। उसी समय लुओ चेन को सिस्टम से यह सूचना भी मिली कि कार्य पूरा हो गया है। कार्य 2, 10 स्पिरिट बीस्ट्स बेचें, पूर्ण 150 अंक पुरस्कार प्राप्त करने योग्य, 10 ऊर्जा पत्थर प्राप्त करने योग्य। लुओ चेन एक विशाल पत्थर पर बैठ गया, जिसका निर्माण एक तारा में पत्थर आत्मा द्वारा किया गया था, और उसने तुरंत पुरस्कार प्राप्त करने का विकल्प चुना। वो सिस्टम द्वारा दिए गए और स्टोर से खरीदे गए एनर्जी स्टोन के बीच के अंतर को लेकर काफी उत्सुक था। अगर कोई अंतर नहीं था, तो उन्हें बराबर मात्रा में पॉइंट्स के बदले एक्सचेंज करना बेहतर होता। गुप्त क्षेत्र में भी प्रणाली द्वारा पुरस्कृत 10 ऊर्जा पत्थर अंतरिक्ष को चीरते हुए लुओ चेन के सामने प्रकट हुए। लुओ चेन ने हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को उठा लिया। छूने पर वह ठंडा लगा। ये बर्फ के प्रकार का ऊर्जा पत्थर होना चाहिए। लुओ चेन ने जल्दी ही इन ऊर्जा पत्थरों और दुकान से खरीदे गए पत्थरों के बीच का अंतर जान लिया। इनके अंदर की ऊर्जा अधिक प्रचुर और शुद्ध प्रतीत हो रही थी। इसके अलावा लुओ चेन को उनमें एक अजीब सी सक्रियता भी महसूस हुई। एक पशुपालक के रूप में अपने अनुभव से उसे लगा कि यह सक्रियता किसी जानवर के शरीर में एक निश्चित क्षमता को उत्तेजित करने में सक्षम है। सिस्टम, इन ऊर्जा पत्थरों और दुकान से खरीदे गए पत्थरों में क्या अंतर है? अंतर बहुत बड़ा है। ये मध्यवर्ती ऊर्जा वाले पत्थर हैं। इनके अंदर की ऊर्जा न केवल अधिक समृद्ध है, लेकिन वे उस विशेषता वाले जानवरों के भीतर संबंधित तत्व को नियंत्रित करने की क्षमता को भी उत्तेजित कर सकते हैं, जिससे उनके कौशल को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। उन 10 ऊर्जा पत्थरों में से प्रत्येक में एक एक मौलिक गुण मौजूद था। लुओ चेन ने बर्फ, आग, अंधेरा और प्रकाश प्रकार के जीवों को बाहर निकाला। यह एक अप्रत्याशित लाभ था। वह सीधे लुओ यांग के दोनों जीवों की शक्ति बढ़ा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उन्हें बीस्ट फिजिक एनहेंसमेंट लिक्विड से मजबूत करने और फिर अन्य स्पिरिट रैंक बीस्ट्स को उनके साथ मुकाबला कराने की उनकी योजना को स्थगित किया जा सकता है। लुओ चेन ने लुओ यांग के 2 जानवरों को अपने सामने बुलाया। फिर प्रत्येक जानवर को 2 संबंधित गुण वाले ऊर्जा पत्थर प्राप्त हुए। उसने उन्हें सीधे ऊर्जा पत्थरों को निगलने के लिए कहा। इन ऊर्जा पत्थरों के भीतर की ऊर्जा बहुत कोमल थी, और यदि उनमें निहित ऊर्जा शक्तिशाली भी होती, तो भी वह जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। एनर्जी स्टोन खाने के कुछ ही समय बाद दोनों में उनींदापन के स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे। आरामदायक स्थिति पाकर दोनों तुरंत वहीं सो गए। काफी देर तक देखने के बाद अंततः सिस्टम बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। मध्यवर्ती ऊर्जा पत्थरों में निहित ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि एक राजा जानवर भी इसे एक बार में पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर सकता। क्या आप इन दोनों को पूरे 1 साल तक सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका भाई कल की प्रतियोगिता से वंचित रह जाए? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह।
लुओ चेन को याद आया कि वह छोटा सा रोएंदार जीव भी एक ऊर्जा पत्थर खाने के बाद लंबी नींद में सो गया था, लेकिन पूरे 1 साल के लिए नहीं। क्या इन मध्यवर्ती ऊर्जा पत्थरों में निहित ऊर्जा इतनी भयावह थी? आप गलत नहीं हैं। इन मध्यवर्ती ऊर्जा पत्थरों में इतनी ऊर्जा होती है कि वे राजा रैंक के शीर्ष स्तर के प्राणियों के रूप में जागृत हो सकें। इस प्रणाली ने लुओ चेन के मन में इस बात की फिर से पुष्टि कर दी। लुओ चेन का चेहरा सख्त हो गया। उसका अंत हो चुका था, उसके अच्छे इरादे उल्टे पड़ गए थे। अगर वह सचमुच उन्हें 1 साल तक सोने देता, तो क्या सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता? तो, सिस्टम, क्या आपके पास इसे ठीक करने का कोई तरीका है? अपनी बेबसी में, लुओ चेन के पास व्यवस्था से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक तरीका है, बस यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप भुगतान करने को तैयार हैं या नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? लुओ चेन थोड़ा उलझन में था। इसका मतलब है कि मैं आपको आध्यात्मिक सीलिंग कला सिखा सकता हूँ, लेकिन इसे खरीदने के लिए 50 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। वही जानी पहचानी भावना फिर से जाग उठी। जैसा कि उम्मीद थी, यह अभी भी वही लालची व्यवस्था थी। लुओ चेन ने पैनल पर अपने 200 अंकों के बैलेंस को देखा। इससे उसके बैलेंस का 1/4 हिस्सा खर्च हो जाएगा। सिस्टम, बातचीत के बारे में क्या ख्याल है? क्या हम दोस्ती की कीमत तय कर सकते हैं? जैसे 20 पॉइंट। सौदा। सिस्टम ने कुछ ज्यादा ही निर्णायक ढंग से सहमति दे दी। लंबी बातचीत की तैयारी कर रहे लुओ चेन अचेतन रूप से स्तब्ध रह गए। क्या सिस्टम उसे धोखा दे रहा था? लुओ चेन को अचानक थोड़ा संदेह होने लगा। लुओ चेन ने असहाय होकर अपने होठों के कोने को सिकोड़ा, जिससे सिस्टम को संबंधित अंक काटने की अनुमति मिल गई, और फिर अचानक उसके दिमाग में एक जानकारी प्रकट हुई। इस विधि में मानसिक शक्ति का उपयोग करके किसी जानवर के शरीर के भीतर की अतिरिक्त ऊर्जा को एक निश्चित स्थान में बंद कर दिया जाता था, और फिर एक छोटा, महीन छेद खोल दिया जाता था। इससे ऊर्जा धीरे धीरे उस जानवर को उस स्तर तक पोषित कर सकेगी जिसे वह सहन कर सके। इस पद्धति के सिद्धांत को समझाना कठिन नहीं था, लेकिन इसमें अभ्यासकर्ता की मानसिक क्षमता के लिए बहुत उच्च आवश्यकताएं थीं। सौभाग्यवश, लुओ चेन की मानसिक शक्ति पहले ही राजा के स्तर तक पहुंच चुकी थी। ये पद, और इसकी गुणवत्ता और तीव्रता साधारण राजा पद की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। प्रज्ञकों, उसने सफलतापूर्वक उन 2 राक्षसों के भीतर उमड़ती ऊर्जा को कैद कर लिया, जिससे उनके लिए केवल एक छोटा सा छेद बचा रहा जिसके माध्यम से वे धीरे धीरे प्रतिदिन ऊर्जा को अवशोषित कर सकें। ऊर्जा के अवरुद्ध होने के कुछ ही समय बाद, दोनों जानवर नहीं जागे। इसका कारण ये था कि लुओ चेन ने उन दोनों के भीतर अतिरिक्त ऊर्जा छोड़ दी थी। उन्हें आज रात इसे आत्मसात करना था, ताकि कल तक वे निश्चित रूप से बहुत बड़ा सुधार हासिल कर सकें। कम से कम एक रैंक ऊपर जाना तो कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों, लुओ चेन और उसकी बीस्ट शॉप की रोमांचक कहानी का यह सफर यहीं रुकता है। लेकिन रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या लुओ चेन हर जानवर के उस गुप्त इवोल्यूशन मार्ग को खोज पाएगा? क्या उसकी दुकान इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन पाएगी? ये सब हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में। अगर आपको आज का ये भाग पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर जताएं। और इस बीस्ट टेमिंग की दुनिया का कोई भी हिस्सा मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगला एपिसोड अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको लू चेन का यह सीक्रेट सिस्टम और उसका अंदाज कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।